एपिसोड 1। आज वंश सूर्यवंशी की शादी है। शादी इस शहर के सबसे बड़े होटल में हो रही थी। इस शादी को कैप्चर करने के लिए पूरी मीडिया आई हुई है। सब ये जानना चाहते थे कौन है वो लड़की जिससे वंश शादी करने वाला है। तारा, जिसकी उम्र 24 साल है, जिसने सिंपल कुर्ता पाजामा पहन रखा था, वो नर्वस थी बहुत ज्यादा क्योंकि आज उसके बॉस वंश की शादी थी। पूरी शादी का इंतजाम वो ही देख रही थी। तारा अपनी टीम मेंबर से बात कर रही थी। वंश सर ने कहा है मीडिया अंदर नहीं आना चाहिए। उनकी शादी की कोई भी फोटो बाहर नहीं जानी चाहिए। मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। कोई भी गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर, तो बात के तुम सबको जॉब से निकलेगी। सर से पहले तुम सबको मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। गोट इट। तारा के सभी टीम मेंबर साथ में बोलते हैं, यस मैम। तारा हंसने लगती है। वो सभी से कहती है, मैम कब बनी मैं? जल्दी करो अब, सिक्योरिटी बढ़ा दो होटल की, मीडिया बाहर ही है। तभी उसे किसी का फोन आता है, जिसे सुनते ही वो शॉक हो जाती है। वो फोन पर बोलती है, ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। मीडिया तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। सर की फैमिली को मैं सूचना देती हूँ। उन्हें ढूंढो जल्दी से। ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। 31 घंटे बाकी हैं बस। तारा अपने आप से बोलते हुए चल रही थी, सर ने पहली बार मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, अभी इतनी बड़ी गड़बड़ी होनी थी। तारा वंश के भाई के कमरे में जाती है, जहां वंश का भाई अंश और मां यशोदा जी थी। तारा अंश को कहती है, सर राशि मैम मिसिंग है। अंश और यशोदा जी भी ये खबर सुनकर शॉक हो जाता है। वंश तारा को कहता है, ये कैसे हो सकता है? मिस तारा, आप श्योर है ना? तारा अंश की कहती है, पक्की खबर है सर, वो शादी से भाग गई। यशोदा जी तारा को पूछती है, पर वो भाग क्यों गई? तारा अपने फोन की एक फोटो यशोदा जी को दिखाते हुए कहता है, उनके रूम से ये एक लेटर मिला है जिस पर लिखा है वो ये शादी अपने परिवार के प्रेशर से कर रही थी। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। शादी आज। तभी रूम में वंश आता है। वो सभी को सुनाकर कहता है, मैं राशि से शादी नहीं करूंगा। यशोदा जी वंश को कहता है, वंश ये तो क्या बोल रहा है? वंश यशोदा जी को शांति से कहता है, मोम मैंने आपको कहा था मैं राशि से प्यार नहीं करता हूं, फिर भी आपके कहने पर मैं ये शादी कर रहा था ना। यशोदा जी वंश को कहता है, तूने मेरी कसम खाई थी। वंश अपनी मोम की बात सुनकर हैरान था। उसको यकीन नहीं होता उसकी मोम क्या बोल रही है। वो उनको थोड़े गुस्से में कहता है, आपको दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है यहाँ? हम एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। अब क्या आपकी कसम के लिए जबरदस्त उससे शादी करूं मैं? उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं मैं? उसने मना कर दिया ना शादी के लिए, अब बस नहीं करेंगे हम शादी। तारा को किसी का कॉल आता। दूसरे इंसान की बात सुनकर तारा वंश की कहती है, सर राशि मैम मिल गई है। मेरी टीम ने बताया है कि वो अपने मोम डैड के साथ उनके घर पर है। क्या उन्हें यहाँ लेकर आना है? वंश तारा को गुस्से में कहता है, मेरा फैसला सुना नहीं क्या तुमने? तारा वंश की गुस्से वाली आवाज सुनकर डर जाती है। वो जल्दी से वंश को कहती है, सॉरी सर। यशोदा जी वंश का हाथ पकड़कर कहती है, मैं बात करती हूँ राशि से, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वंश अपनी माँ को प्यार से कहता है, मोम आप राशि से बात नहीं करोगे, छोड़ दो उसे उसके हाल पर, वो पहले से ही परेशान है। वो अभी अपने मोम डैड के साथ है ना, वो भी अभी उसको डांट ही रहे होगे सब बातों के लिए। यशोदा जी को राशि पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वंश की कहती है, ऐसी शादी से कौन भागता है? उसको हमारे खानदान की इजाजत की कोई फिक्र नहीं है। अपने खानदान के बारे में भी नहीं सोचा। तेरी बचपन की दोस्त है ना वो, तेरे साथ ऐसा कैसा कर सकती है वो? वंश अपनी मोम को कहता है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसके मोम डैड भी वही है जो आप कर रहे हो मेरे साथ। अंश वंश को कहता है, पर भाई शादी? वंश उसको कहता है, आज ही होगी। अंश उसको हैरानी से कहता है, कोई और लड़की है जिससे आप शादी करना चाहते हो? राशि के अलावा और कौन लड़की आपकी जिंदगी में आ गई? वंश अंश को घूर के देखता है। अंश उसको सॉरी बोलता है। वंश तारा की तरफ देखकर कहता है, तारा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो तो तैयार हो जाओ। ऐसा बोलकर वो रूम के बाहर चला जाता है। सभी लोग उसके फैसला से शॉक थे, पर सबसे ज्यादा तारा थी। अंश यशोदा जी को कहता है, मोम ये भाई क्या बोल रहे हैं? यशोदा जी अंश को दुखी होके कहती है, गलती भी तो मेरी है। राशि से इसका रिश्ता तय कर दिया। मेरे कहने पर ही तो शादी कर रहा था। क्यों मैंने जबरदस्ती की उसके साथ? क्यों उसे अपनी कसम दी? तारा वंश के पीछे पीछे जाती है उसके कमरे तक। वो वंश के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर खुद को कह रही थी, इसे कैसे सर मुझे शादी के लिए बोल सकते हैं? वो वंश के दरवाजे पर नोक करती है। वंश उसे अंदर आने के लिए कहता है। तारा अंदर जाती है। तारा वंश को कहती है, सर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। वंश तारा को शांति से कहता है, ठीक है नहीं करो। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। तारा राहत की सांस लेकर उसको कहता है, थैंक यू सर। वंश उसका फोन लेता है और उसमें 1 घंटे का टाइमर लगाता है। वो उसको उसका फोन वापस देते हुए कहता है, 60 मिनट है तुम्हारे पास, अगर तुम मिसेज सूर्यवंशी बनना चाहो तो, या फिर 60 मिनट में कोई और मेरे काबिल लड़की को मंडप में बिठा देना। मेरी रेपुटेशन अब तुम्हारे हाथ में है।
मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है ना ये, देखते हैं सही से करपति हो या नहीं। चिंता मत करो, नौकरी से नहीं निकालूंगा तुम्हें, इतना बुरा बॉस भी नहीं हूं मैं। ऑल थी बेस्ट, मुझे पता तुम अपना बेस्ट करोगी। एपिसोड 2। तारा भागते हुए रूम के बाहर चली जाती है। उसको इसे भागते हुए देखकर वंश नामे सर हिलाता है। तारा वंश की मां के पास जाती है और उसको बोलती है कि क्या कोई और लड़की है जो वंश से शादी कर सके। यशोदा जी उसको कहती है, शादी में किसी को नहीं बुलाया था वंश और राशि ने, ऐसे जल्दी में दूसरी लड़की कैसे ढूंढे उसके लिए। तारा उनको कहती है, कोई तो लड़की होगी। यशोदा जी कुछ देर सोचती है, फिर उन्हें कुछ देर पहले कही वंश की बात याद आती है। वो तारा की खुश होकर तारा का हाथ पकड़कर कहती है, तू कर ले उससे शादी, इतने दिनों से मैं तुझे देख रही हूँ, तुझसे अच्छी लड़की वंश को नहीं मिलेगी। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अगर किसी को पता चल जाएगा कि हम बिना बहू के घर गए हैं। तू तो वंश के साथ काम करती है, तुझे तो पता है कितनी मेहनत से वंश और अंश ने इतना नाम कमाया है। मीडिया भी बाहर ही है, उनको तो मौका चाहिए न्यूज बनाने का। वंश ने भी कहा ना वो तुझसे शादी करना चाहता है, वो इतनी बड़ी बात इसी नहीं बोल सकता, तुझे पसंद करता है तभी इतनी बड़ी बात कही है। करोगी वंश से शादी? तारा अपना हाथ पीछे करके उनको कहती है, सॉरी मैम, मैं नहीं कर सकती। तारा उसके कमरे के बाहर आ जाती है। तारा अपने फोन के टाइमर को देखती है जिसमें 40 मिनट आ रहे हैं। तारा अपने आप से कहती है, मैं कैसे कर सकती हूँ, इससे थोड़ी ना शादी होती है। तभी तारा की मां शारदा जी का तारा को कॉल आता है। शारदा जी उसको कहता है, हेलो तारा, एक हफ्ते का बोला था ना तूने, कल पक्का आ जाएगी ना तू, नहीं तो तेरे नाना जी नाराज हो जाएंगे। तारा अपनी मां को कहती है, मम्मी एक प्रॉब्लम हो गई है यहाँ। तारा अपनी मां को सारी बात बताती है, वंश की कही बात भी बताती है। तारा की सारी बातें सुनकर शारदा जी उससे कहती है, कर ले शादी। तारा अपनी मां को कहती है, पर मम्मी मैं सर से कैसे शादी कर सकती हूँ, फिर आप सबका क्या होगा। शारदा जी उसको कहती है, हमारी चिंता नहीं कर तू कर ले ये शादी, इससे अच्छा और ऊंचे खानदान का रिश्ता मैं तेरे लिए कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। तारा उनको कहती है, नाना जी से क्या कहेंगे, कल ही तो। शारदा जी उनको कहती है, तेरे नाना जी को मैं समझ दूंगी। तारा अपनी मम्मी को कहती है, मम्मी। तारा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही तारा की मम्मी फोन कट कर देती है। तारा वंश के कमरे में जाती है और उसके दरवाजे को खटखटाया है। वंश उसे अंदर आने के लिए कहता है, वो अंदर जाती है। तारा वंश को कहती है, सर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। वंश को हैरानी नहीं होती तारा के मुंह से शर्त वाली बात सुनकर, उसे ठीक ही लगा तारा बिना किसी शर्त के उससे शादी क्यों करेगी। वो उससे पूछता है, कैसी शर्त? तारा उसको कहती है, सर मैं शादी के बाद भी नौकरी करूंगी और अपनी सारी सैलरी अपनी मम्मी को दूंगी, आप मुझे कभी नहीं रोकेंगे। वंश उसको कहता है, मंजूर है, और कोई शर्त? तारा उसको कहती है, नहीं, बस ये ही थी। वंश उसको हैरानी से पूछता है, कोई उम्मीद या डिमांड नहीं है मुझसे एक पति के रूप में? तारा उसको कहती है, नहीं, बस हमारे रिश्ते का असर हमारे काम पर नहीं होना चाहिए। वंश उससे पूछता है, किसी का दबाव तो नहीं है ना शादी के लिए हाँ करने के लिए? तारा उसे न में सर हिलाकर कहती है, ये फैसला मेरे खुद का है। वंश उसको कहता है, तुम्हें पता है ना शादी करके तुम मिसेज सूर्यवंशी बन जाओगी, मेरी पत्नी, मेरे घर की बड़ी बहू। शादी करके तुम्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, एज वाइफ, एज डॉटर इन लॉ। तारा उसे कहती है, मैं पूरी कोशिश करूंगी सारी जिम्मेदारियों को निभाने की। वंश उसको कहता है, तुम चाहो तो हम कोई कॉन्टेक्ट पेपर भी बना सकते हैं, तुम्हें अगर तुम्हारे फ्यूचर को लेकर कोई चिंता है तो। तारा उसको कहता है, नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है। तारा जल्दी से भागते हुए रूम से बाहर चली जाती है। वंश अपने मन में सोचता है, मुझे पता था तुम मान ही जाओगी। तारा उसके कमरे से राशि के कमरे में जाती है और जल्दी से तैयार हो जाती है। अभी भी 5 मिनट बाकी थे। वो जल्दी से अपनी टीम को बोलती है सब कुछ सही करने के लिए, मीडिया को बाहर ही रखने के लिए। वो वंश की मां के पास जाती है। वंश की मां उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तारा बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। वो उसके कान के पीछे काला टीका लगती है और उसे मंडप में ले जाती है। वंश पहले से ही मंडप में बैठती थी, वो भी मंडप में बैठ जाती है। उसके बैठते ही उसका फोन बज जाता है टाइमर स्टॉप होने का। वो टाइमर को बंद कर देता है। विच शादी में उसको किसी का फोन आता है। वो वंश को बोलती है, सर मीडिया अंदर आना चाहती है, क्या करना है? वंश उसको कहता है, आने दो उनको। तारा उसको कहती है, पर सर आपने ही तो कहा था। वंश उसको बीच में बोलता है, मैंने कहा ना। तारा उसको कहती है, ओके सर। तारा फोन पर बोलती है कि मीडिया को अनुमति दे दो अंदर आने की। मीडिया अंदर आती है और शादी की फोटो और वीडियो लेती है। उनकी शादी हो जाती है। मीडिया उससे सवाल पूछती है, मिस्टर वंश सूर्यवंशी आपकी पत्नी कौन है? वंश तारा का हाथ पकड़कर कहता है, मीट माय वाइफ मिसेज तारा वंश सूर्यवंशी।
अंश वंश को कहता है, भाई आप मिस तारा को अंदर लेकर जाओ, अभी घर चलेंगे हम, यहाँ रहेंगे तो मीडिया फालतू में आप दोनों को परेशान करेगी। चॉपर रेडी है, होटल के पिछले दरवाजे पर हमारे लिए कार रेडी है, आप दोनों जाओ, मैं और मॉम आ रहे हैं। अंश सुरक्षा विभाग को मीडिया वालों को बाहर भेजने के लिए कहा गया है। मीडिया बाहर जाते जाते ये सवाल बोलने लगती है। मीडिया रिपोर्टर 1, मिस्टर सूर्यवंशी ये आपके पर्सनल असिस्टेंट है ना, आपने इनसे शादी क्यों की है? रिपोर्टर 2, क्या वजह है कि आपने शादी में किसी को भी नहीं बुलाया? रिपोर्टर 3, हमें पता था कि आप किसी ऊंचे खानदान की लड़की से शादी करने वाले हो, क्या ये वो लड़की है? रिपोर्टर 4, क्या शादी से पहले दुल्हन बदल गई है? रिपोर्टर 6, क्या इन्होंने आपको पैसों के लिए फंसाया है, आपको ब्लैकमेल किया है? रिपोर्टर 7, क्या आपकी पत्नी एक सब्स्टिट्यूट वाइफ है? वंश को उनके सवाल सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर अंश उन्हें कोई प्रतिक्रिया ना देने के लिए कहता है। मीडिया को बाहर भेज दिया जाता है। मीडिया के सवालों को सुनकर तारा बहुत ज्यादा आहत हो जाती है। उसके कानों में बस मीडिया जे सवाल गूंज रहे थे। तारा और वंश जी एक कार से जा रहे थे, अंश और यशोदा जी एक कार से जा रहे थे। वो सब एयरपोर्ट पर जाते हैं, जहां 2 हेलीकॉप्टर उनके लिए थे। तारा और वंश एक में बैठ जाते हैं। तारा आज पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठ रही थी। आते टाइम तो वो वंश की कार से यहाँ आई थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, पर वो वंश को कुछ भी नहीं कहती। जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ने लगता है, तारा को डर और बढ़ जाता है। वो कसकर वंश का हाथ पकड़ लेती है। उसके हाथ पकड़ते ही वंश के तो जैसे पूरे शरीर में ही कर जैसा दौड़ने लगता है। वंश तारा की तरफ देखता, उसकी इस बात का रियलाइजेशन होता है तारा ने डर कर उसका हाथ पकड़ा है। वंश उसे प्यार से कहता है, डोंट वरी, सेफ है ये, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। तारा को वंश की आवाज सुनकर थोड़ा डर कम होता है। वो खिड़की से बाहर देखने लगती है, पर बाहर के खूबसूरत नज़ारे भी आज उसे खुशी नहीं दे रहे थे। वो अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। आधे घंटे बाद वो सब घर पहुंच जाते हैं। यशोदा जी वंश और तारा का गृह प्रवेश करवाते हैं। घर के अंदर आकर तारा और वंश भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। यशोदा जी अंश को कहती है, अपनी भाभी के पैर छू। अंश यशोदा जी को कहता है, इतनी क्यूट भाभी के छूऊंगा क्या मैं मोम, मैं तो। अंश तारा को हक करते हुए कहता है, गले मिलूंगा, वेलकम होम मेरे भाई की दुल्हन। तारा को बहुत खुशी हो रही थी। वंश की फैमिली उसे इतने अपनेपन से अपना रही थी। उसे कभी अंश से बैड वाइब्स नहीं आई थी। उसको हमेशा ये लगता था अंश और वंश बहुत ज्यादा खदुश होंगे, पर शादी के इन 7 दिनों में तारा ये समझ गई कि वंश और अंश अपनी फैमिली के साथ कितनी अच्छी तरह से रहते हैं। ऑफिस में भले ही ये बॉस बनके रहे, पर घर पर देखकर इनको कोई नहीं कह सकता कि ये वो ही वंश और अंश है। वंश यशोदा जी को कहता है, मोम तारा ने सुबह से खाना नहीं खाया है। मैंने सर्वेंट को पहले ही खाना बनाने के लिए मैसेज कर दिया था, आप खिला देना इनको, ये बिना खाना खाए ना सोए। ऐसा बोलकर वो अपने स्टडी रूम में चला जाता है। तारा अपने मन में सोच रही थी, सर को कैसे पता मैंने सुबह से खाना नहीं खाया? अंश उसको धीरे से कहता है, मिस तारा आप ज्यादा नहीं सोचो, हम सभी को पता है आप सुबह से काम कर रही थी, आपने खाना नहीं खाया होगा। अंश भी अपने रूम में चला जाता है। यशोदा जी तारा के लिए खाना मंगवाती है सर्वेंट से। तारा डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है, वो खाना खा लेती है। यशोदा जी उसको वंश के रूम के बाहर लेकर जाती है। यशोदा जी उसको कहता है, आज से ये तुम्हारा रूम है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह देना। अब मैं वंश और अंश के साथ तुम्हारी मोम भी हूँ, आराम कर लो तुम रूम में। तारा उनकी बातें सुनकर स्माइल करती है और रूम के अंदर चली जाती है। तारा वंश के कमरे में बेड पर बैठ जाती है। वो वंश के कमरे की दीवार की तरफ देखती है, जहां वंश की बहुत सारी तस्वीर थी, जिनमें वो बहुत सारी तस्वीरों में राशि के साथ था और बाकी फोटो में राशि और अपने दोस्त विशाल के साथ था। उन तस्वीरों में वंश बहुत खुश था। तारा को उन तस्वीरों को देखकर पता चल रहा था वंश और राशि कितने ज्यादा करीब थे। तारा सोच रही थी उसके साथ क्या हो गया। ये सोचते सोचते ही उसे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद वंश अपने कमरे में आता है। वो देखता है तारा तो चुकी है। वो तारा के पास जाता है और तारा के मासूम से चेहरे को देखने लगता है। वंश मन में सोचता है, थैंक यू राशि, तू ही मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। आई लव यू, तेरी जैसी दोस्त भगवान सबको दे। वो तारा को कंबल ओढ़ता है और उसे धीरे से बोलता है, गुड नाइट मिसेज सूर्यवंशी। फ्लैशबैक गुलाब आज वंश और राशि की मेहंदी हुई थी। 3 दिन बाद उन दोनों की शादी होनी थी। रात के 11 बज रहे थे। वंश होटल की छत पर आता है, जहां पहले से ही कोई लड़की थी। वो होटल की बालकनी में खड़ी थी। ये पूरी 7 स्टार होटल को वंश ने 1 सप्ताह के लिए बुक कर लिया था शादी के लिए। दोनों फैमिली यहीं पर रुके हुए थे। उसको लगा होटल का कोई स्टाफ होगा। दूसरे इंसान को जब किसी के आने की आहट होती है तो वो पीछे मुड़कर देखती है। वो दूसरा इंसान तारा थी। तारा वंश को कहती है, सर आप यहाँ। वंश उसको कहता है, नींद नहीं आ रही थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा उससे अपने हाथ दिखाते हुए कहती है, बड़ी मैम ने कहा कि मैं भी मेहंदी लगवा लूं, तो मैंने भी मेहंदी लगवा ली। मेहंदी लगाने वाली ने पूरे हाथ भर दिए।
ऐस बड़ी इलिये ये सूख ही नहीं रही थी, तो सोचा हवा में सूख जाएगी जल्दी, अच्छी हवा चल रही है यहाँ। वंश भी अपने पास जाकर खड़ा हो जाता है। दोनों कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं बोलते, दोनों को ही नहीं पता था कि एक दूसरे से क्या बातें करे। वो ऑफिस में पूरा समय साथ रहते हैं, पर उन दोनों ने हमेशा ऑफिस में काम से संबंधित बात ही की थी। वंश माहौल की शांति को खत्म करने के लिए उसको पूछता है, तुम यहाँ बालकनी में खड़ी होके क्या देख रही हो? तारा उसे आंखों का इशारा करके कहती है, पूरे शहर को देख रही हूँ सर, कितना सुंदर दिख रहा हूँ, सब कुछ। वंश उस तरफ देखता है, वहां बस बिल्डिंग थे, वंश को उसने कुछ भी इतना खास नहीं देखता, क्या वो तो इस नजारा देखता ही रहता था। वो उससे पूछता है, इसमें क्या सुंदर है? तारा उसको खुश होके कहती है, मेरी नजरों से देखो सर, सब कुछ सुंदर है, इतनी ऊंची से तो सब कुछ अच्छा लगता है। वंश तारा की तरफ देखता है जिसके ऊपर पूरे शहर की रोशनी आ रही थी। तारा अपनी मेहंदी को देख रही थी। उसके बाल उसको परेशान कर रहे थे, पर हाथों में मेहंदी लगाने की वजह से वो अपने बालों को हटा नहीं पा रही थी। उसको उसके बाल बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। वो अपने सर को हिलाकर अपने बालों को पीछा जाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके बाल पीछे नहीं जा रहे थे। ऐसा करने पर वो वंश को बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। वो उसके खूबसूरत चेहरे में दे से खुश आ गया था। वो उसके बालों को पीछे करते हुए उसको कहता है, सही कहा, इतनी ऊंचाई से तो सब कुछ अच्छा दिखता है। तारा वंश को कहती है, थैंक यू सर, ये बाल बहुत देर से परेशान कर रहे थे मुझे। वंश मन में सोचता है, ये तो क्या बोल रहा है तारा को, क्या सोच रहा है इसके लिए? तेरी शादी होने वाली है राशि से, ऐसा नहीं सोच सकता तू किसी और के लिए, गलत है ये। किसी और लड़की के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकता तू, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। तारा वंश को कहती है, बस एक चीज की कमी है यहाँ। वंश उसको पूछता है, किस चीज की कमी है? तारा उसको जवाब देती है, तारा। वंश उसको हैरानी से बोलता है, तुम हो ना यहाँ, फिर किस चीज की कमी है? तारा को हंसी आने लगती है। वो हंसते हुए वंश को कहती है, सर मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। तारा मतलब स्टॉर्स, तारों की कमी है। ये शहर की लाइट की वजह से आसमान में तारे ही नहीं दिख रहे हैं। पिछली बार बचपन में पापा के घर में देखा था, तारों वाला आसमान। पापा का घर गांव में था ना, इस शहर में और अपने शहर में कभी लाइट ही नहीं दिखती है। वंश उसके हंसते हुए चेहरे को देखता है। वो उसको पूछता है, तुम्हें देखना है तारों वाला आसमान? तारा हाँ में सर हिलाती है, हाँ, पर यह नामुमकिन है सर। वंश थोड़ी दूर जाकर किसी को कॉल करता है, फिर तारा के पास आकर उसे बोलता है, आंखें बंद करो अपनी। तारा उसको हैरानी से कहती है, सर। वंश उससे कहता है, ट्रस्ट मी, मुझ पर ट्रस्ट तो है ना तुम्हें? तारा उसे जवाब देती है सर, आप पर ट्रस्ट। वंश उसे कहता है, फिर अपनी आंखें बंद करो। तारा अपनी आंखें बंद करके जगत है, डन सर। वंश उसे 1 मिनट बाद कहता है, अब खोलो। तारा अपनी आंखें खोलकर देखती है, पूरे शहर की लाइट जा चुकी है। वो आसमान की तरफ देखती है, जिसने तारे ही तारे देख रहे थे। वो उस नज़ारे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तारा वंश को देखकर कहता है, वाह सर, ये आपने कैसे किया? वंश को उसका इसे खुशी वाला रिएक्शन देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। आज से पहले उसे कभी किसी के लिए कुछ करके इतनी खुशी नहीं हुई थी, जितना आज तारा के लिए ये छोटी सी चीज करके हुई थी। वो तारा को कहता है, नींद आ रही है मुझे, तुम अपने तारों को एंजॉय करो, आधे घंटे में लाइट आ जाएगी, गुड नाइट। तारा उससे कहती है, गुड नाइट सर। वंश नीचे चला जाता है। फ्लैशबैक एंड गुलाब। वंश ने अभी भी अपनी शादी की ड्रेस पहन रखी थी। वो अपनी ड्रेस बदल कर आता है और तारा के बगल में बेड पर सो जाता है। तारा ने उसकी तरफ ही करवट ले रखी थी। वो तारा के चेहरे की तरफ देखता है जो बहुत मासूम लग रही थी। उसको देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वंश अपने मन में सोचता है, आप हो यहाँ तो किसी चीज की कमी नहीं है। कुछ देर बाद तारा को देखते देखते ही वंश को भी नींद आ जाती है। अगले दिन गुलाब तारा उठती है। वो देखती है उसका पास कोई सो रहा है, उसकी पीठ कर रखी थी। अपने साथ किसी अनजान लड़के को सोते देखकर वो चिल्लाने लगती है। वंश उसके चिल्लाने की वजह से नींद से उठ जाता है। वो जल्दी से उठता है और उसका मुंह बंद कर देता है। वंश उसको बोलता है, तारा क्या हुआ? सुबह सुबह आप क्यों चिल्ला रही हो? आप, वो भी इतनी जोर से? इसे सुबह सुबह कोई चिल्लाता है क्या? वो तो हमारे घर में सारे रूम साउंड प्रूफ है, नहीं तो सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तारा कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर वो वंश के हाथ की वजह से बोल नहीं पा रही थी। वंश उसको कहता है, मैं अपना हाथ हटा रहा हूं, चिल्लाना नहीं, ठीक है? तारा हाँ में सर हिलाती है। वंश अपना हाथ हटाता है और उससे पूछता है, अब बताओ क्यों चिल्ला रही थी आप? तारा उसको पूछती है, सर आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वंश उसको कहता है, ये मेरा भी रूम है मिसेज सूर्यवंशी, हमारी शादी हुई थी रात को, पति पत्नी है हम, इतनी जल्दी भूल गई आप? आपके रूम पर मेरा भी पूरा हक है। तारा अपने आप को देखती है, फिर पूरे कमरे को देखती है। वो उसको कहती है, सॉरी सर। वंश उसको कहता कहता है, कोई बात नहीं, एक बात बताओ, आप ऐसा क्यों सो रहे हो? सॉरी सर, मैं आपके रूम में सो गई, मुझे ऐसा कहने के लिए बड़ी मैम ने कहा था।
तारा उसको कहती है, मिसेज सूर्यवंशी, रूम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वंश उसको कहता हुआ। सॉरी सर, तारा उसको कहती है। वंश उसके गहनों की तरफ इशारा करके कहता है, आप ऐसे गहने पहनकर और शादी का जोड़ा पहनकर क्यों सो रही हो? मेरे कपड़े मेरे रूम में है सर, होटल के रूम में, तारा उसको कहती है। मुझे बता देती, मैं इंतजाम कर देता। आगे से आपको किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कहना, छोटी हो चाहे बड़ी हो। अब निकाल दीजिए इन गहनों को, आपको दर्द हो रहा होगा इतने गहनों में सोना, वंश उसको कहता है। ओके सर, तारा उसको कहती है। वंश उसको पूछता है, अब है क्या कपड़े आपके पास? तारा न में सर हिलाकर कहती है, यहाँ नहीं है, होटल में ही छूट गए, मेरे नानाजी के घर में है मेरे कपड़े। वंश उसे कहता है, मैं मंगवाता हूँ आपके लिए नए कपड़े। वंश किसी को कॉल करता है तारा के लिए ड्रेस लाने के लिए। तभी उनके दरवाजे को कोई खटखटाता है। वंश जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर एक स्नॉक एक बैग के साथ खड़ा था। नौकर उस सामान को वंश के सामने करते हुए कहता है, सर ये सामान तारा मैम के लिए बड़ी मैम ने भेजा है। मैम ने कहा है 1 घंटे में आप दोनों को नीचे आना है, शादी के बाद की रस्में कारवानी है आप दोनों के साथ। अभी वो मंदिर जा रही है। वंश वो सामान इस हमें नौकर से लेते हुए कहता है, ठीक है। वंश दरवाजा बंद कर देता है। वो उस सामान को सोफे पर रख देता है। वो देखता है तारा चुपचाप सी एक कोने में बैठी है बिस्तर पर। वंश उसे कहता है, आप तैयार हो जाना, इस ड्रेस को पहन लेना, मोम ने कहा है, मैं नहा कर आता हूँ। तारा हाँ में सर हिलाती है। वंश अपनी क्लोजेट से अपने कपड़े देखने लगता है। तारा अपने हाथ के चूड़ा को निकलने लगती है, पर वो उसकी साइज के नहीं था, उसे वो नहीं निकल रहा था। वंश उसे देखता है और उसका पास आकर बैठ जाता है। वो उसको कहता है, मैं करता हूँ मिसेज सूर्यवंशी। तारा अपने हाथ से चूड़ा निकलते हुए कहती है, मैं कर लूंगी सर, थोड़ा टाइट है बस। वंश उसे ऑर्डर देते हुए अपनी बॉसी आवाज में बोलता है, दर्द हो रहा है आपको, अपना हाथ दीजिए मुझे। तारा वंश की बॉस वाली आवाज सुनकर डर जाती है। वो उसके आगे अपना हाथ करती है। वंश धीरे धीरे तारा के हाथ से चूड़ा निकलने लगता है। तारा को थोड़ा दर्द होता है। तारा से जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपना हाथ पीछे करते हुए कहती है, आउच। वंश उससे माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी, इस बार ध्यान से निकलूंगा। तारा उसे पूछती है, सर आपके पास कोई लोशन है? वंश उससे हैरानी से पूछता है, लोशन? तारा उसको कहती है, उसको लगाने से निकल जाएगा, पहनना भी वैसे ही था। वंश बेड से उठते हुए कहता है, लता हूं मैं। वंश लोशन लेकर आता है। वो उससे पूछता है, इससे हो जाएगा हमारा काम? तारा हाँ में सर हिलाती है। वंश तारा के हाथ पर प्यार से लोशन लगता है। इस बार चूड़ा आसान से तारा के हाथ से निकल जाता है, जिसे देखकर वंश बहुत खुश हो जाता है और वो तारा से बोलता है, वाह, आपका आइडिया बहुत अच्छा था तारा। आपने इतना टाइट चूड़ा क्यों पहना है, अपने साइज का क्यों नहीं पहन था? तारा उसको कहती है, सर ये चूड़ा मेरे नहीं है, राशि मैम के साइज का है। सारा सामान ही उनका था। राशि मैम की शादी हो रही थी आपसे, मुझसे नहीं। वंश उसको शांति से अपनी बॉसी आवाज में कहता है, इस बात का जिक्र दोबारा नहीं होना चाहिए। तारा उसकी आवाज सुनकर एक पल के लिए सहम जाती है। वो अपने आप को संभाल कर कहती है, ओके सर। वंश तारा के हाथ से सारे चूड़ा निकल देता है। तारा अपने हाथों को देखकर उसको कहती है, थैंक यू सर, मुझसे तो निकल ही नहीं रहे थे। वंश तारा के नजदीक आता है और तारा के कान के झुमके निकलने लगते हैं। वंश को इतने पास देखकर तारा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और वो घबराहट में बोलती है, सर मैं कर लूंगी। वंश उसे कहता है, मैं कर देता हूँ आपकी मदद। ऐसा नहीं था कि वंश का टच तारा को गलत लग रहा था। उसको इतनी घबराहट इसलिए हो रही थी क्योंकि आज से पहले वो कभी किसी लड़के के इतना करीब नहीं आई थी, ना ही कोई लड़का उसके इतना करीब आया था। अब तो उसके सामने उसका बॉस वंश है, जिससे उसको हमेशा ही डर लगे आ रहा है। वंश उसके कान के झुमके निकल देता है। तारा जल्दी से वहां से उठ जाती है। वो उसको कहती है, थैंक यू सर, अब कर लूंगी मैं, बड़ी मैम ने कहा था ना 1 घंटे में नीचे जाना है, आप नहा लीजिए। वंश बेड से खड़ा हाइट हुए कहता है, जाता हूँ, कोई मदद चाहिए तो बता देना। वंश नहाने चला जाता है। तारा वो सामान देखते हैं जो वंश की मोम ने तारा के लिए भेजे थे। उनमें एक लाल कलर की साड़ी, उनके खानदानी गहने और लाल चूड़ियां थी। तारा अपनी शादी के लहंगे को मिरर में देखने लगते हैं। उस लहंगे को देखकर उसको एक बात याद आती है। फ्लैशबैक गुलाब राशि और वंश की सगाई का अगला दिन था। यशोदा जी वंश को कह रही थी, वंश राशि की तबीयत खराब है तो तू जा और शादी की शॉपिंग करके आ जा। वंश अपनी मोम से कहता है, मोम आप बहुत जल्दी मेरी शादी नहीं करवा रहे क्या? मैंने आपको हाँ क्या बोल दिया? आपने 1 महीने में शादी की डेट फिक्स करवा दी ना। विशाल यहाँ है और राशि की भी तबीयत खराब है, शादी कैंसिल कर देते हैं। कितना तनाव ले रही है राशि शादी के लिए। अपने दोस्त को ऐसा नहीं देख सकता मैं। कितने सपने थे उसे अपनी शादी के लिए, उसको टाइम तो देना चाहिए ना। क्या जल्दी है आपको? यशोदा जी उसे कहती है, मुझे पता है तुझे राशि के खुद से भी ज्यादा परवाह है।
पर हर लड़की को शादी से पहले स्ट्रेस होता है। ठीक हो जाएगी, अभी तो 5 दिन बाकी है। तू जा, दोनों की ड्रेस लेकर आ जा। वंश उन्हें कहता है, मैं उसकी ड्रेस कैसे लेकर आऊंगा? उसकी पसंद आएगी क्या मेरी लाई हुई ड्रेस? कितने नखरे हैं उसके। एक बार उसके बर्थडे पर उसके लिए एक ड्रेस लेकर आया था मैं, उसने एक बार उस ड्रेस को नहीं पहना था, दीदी को दे दी थी उसने वो ड्रेस। यशोदा जी उसको कहती है, उसकी बहन को वो ड्रेस पसंद आ गई होगी तब दी होगी। लड़के वालों की तरफ से ही लहंगा जाता है, हमारी तरफ से और कौन शॉपिंग करेगा? अंश का तो तुझे पता ही है, राशि और उसकी दोस्ती कितनी गहरी है। तू तारा के साथ चला जा। वंश अपनी माँ को कहता है, मोम तारा मेरी असिस्टेंट है, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप उससे ये सब काम करवाओगे। वो बस शादी की व्यवस्था देखने के लिए आए हैं, उसका तो काम भी नहीं है ये। फिर भी मेरे कहने पर आ गई वो यहाँ। यशोदा जी तारा को अपने पास बुलाती है। वो क्या आती है और यशोदा जी को कहती है, जी मैम। यशोदा जी तारा को कहती है, तारा तुम वंश के साथ अभी जाओ और राशि के लिए शादी की ड्रेस लेकर आओ। तारा यशोदा जी को कहती है, ओके मैम। यशोदा जी वंश को खुश होके कहती है, देख इसको कोई समस्या नहीं है। वंश तारा को गुस्से में डांटे हुए कहता है, तारा जो तुम्हारा काम है तुम बस वो करो, मोम को मना नहीं कर सकती तुम, इस तो कोई भी तुम्हारे अच्छे का फायदा उठाकर तुमसे अपना काम निकलवा लेगा। तारा उसे डरते हुए बोलती है, सॉरी सर, मैंने कोई गड़बड़ कर दी क्या? यशोदा जी तारा को कहती है, डरने की जरूरत नहीं है तारा, ये तुम्हारे बॉस को लग रहा है मैं उसकी पीए से बहुत ज्यादा काम करवा रही हूँ, तब मना कर रह रहा है तुम्हारा सर। तारा वंश को कहती है, नहीं सर, ऐस बड़ी ई कोई बात नहीं है, आज तो वैसे भी ज्यादा काम नहीं है, वेडिंग ड्रेस भी तो अरेंजमेंट में ही आती है, मेरा ही काम हुआ ना फिर ये भी। कब चलना है हमें? वंश उसे कहता है, आधे घंटे बाद चलेंगे। तारा उसको कहती है, ओके सर। तारा वहां से चली जाती है। यशोदा जी उसको जाते हुए देखते हुए कहती है, कितनी प्यारी बच्ची है, बहुत समझदार है, इतनी छोटी उम्र में भी इतना सब संभाल रखा है, उम्र से ज्यादा समझदार है। वंश अपनी माँ को कहता है, मेहनती है, काम से कभी नहीं भागती, अच्छे कर्मचारी है, आगे बढ़ने का जुनून है, बहुत आगे जाएगी एक दिन। कभी कभी तो लगता खुद को देख रहा हूँ इसके अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना अतिरिक्त काम करवाओगे। यशोदा जी उसको कहती है, ठीक है नहीं करवाऊंगी तेरे कर्मचारी से ज्यादा काम। थोड़ी देर बाद वंश और तारा मॉल जाते हैं। तारा वंश से पूछती है, कैसी ड्रेस लेनी है राशि मैम के लिए सर? वंश उसको कहता है, अपनी पसंद की ले लो कोई भी ड्रेस। तारा उसको कहती है, शादी तो राशि मैम और आपकी है, मैं अपनी पसंद की कैसे ले सकती हूँ? आप उनसे पूछिए उनको कैसी ड्रेस लेनी है। वंश उसको कहता है, ठीक है, पहले तुम पसंद करो, अपनी दोस्त को जनता हूं मैं, कोई भी महंगी ब्रांडेड ट्रेंडी ड्रेस पसंद कर को उसको पसंद आ जाएगी। तारा ड्रेस देखने लगती है। वंश अपने लिए ड्रेस देखने चला जाता है। जब वो आपके लिए ड्रेस पसंद करने के बाद वापस आता है, तब तक तारा को कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रही थी। वंश उसको पूछता है, नहीं आई कोई ड्रेस पसंद? तारा न में सर हिलाकर कहती है, नहीं आई। जब मुझे ही ड्रेस पसंद नहीं आ रही तो राशि मैम को कैसी पसंद आएगी? मॉल का कर्मचारी तारा को कहता है, मैम सारी ड्रेस बहुत अच्छी है, एक से बढ़कर एक है, आप एक बार पहन कर देखिए। तारा उस कर्मचारी को कहती है, भैया मेरी शादी नहीं है, मेरे बॉस की शादी है। वंश तारा को कहता है, तारा बहुत लेट हो गई है, तुम पहन कर देख लो। वंश उस मॉल कर्मचारियों को बोलता है, इस मॉल का सबसे अच्छा और महंगा शादी के लिए लहंगा लेकर आओ। कर्मचारी उसे कहता है, ठीक है सर, 2 मिनट वेट कीजिए आप, इस बार आप उस ड्रेस को देखते ही हाँ बोल दोगे। कर्मचारी चला जाता है। कुछ देर में वो एक बहुत बड़ा बैग लेकर आता है। वंश तारा को कहता है, जाओ तारा, ट्राई करो। तारा झिझक के साथ कहती है, पर सर मैं कैसे? वंश उसको कहता है, मेरी शादी करवानी है ना तुम्हें? तारा हाँ के सर हिलाकर कहती है, करवानी है। तारा 5 मिनट में मुझे लहंगे को पहन कर आती है। वो खुद से बोल रही थी, पता नहीं लड़कियां इतना भारी लहंगा कैसे पहन लेती है, अच्छा है ये मेरा नहीं है, नहीं मैं तो इसमें 2 मिनट सांस ना ले पाऊं। वंश तारा को देखता है। वो उसे पूछता है, कैसी लगी? तारा उसे कहती है, बहुत सुंदर है, बस थोड़ा हैवी है। वंश उसे कहता है, यही लहंगा लेंगे। तारा उसे कहती है, राशि मैम से तो पूछिए। वंश उसको कहता है, तुम पर यह लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, उस पर भी अच्छा लगेगा। वंश उस मॉल के कर्मचारी को कहता है, इसको पैक कर दो। कर्मचारी वंश से कहता है, अभी नहीं दे सकते, अभी रेडी नहीं है ये, पहले बाकी बचा काम करना है, शादी से एक दिन पहले दे देंगे, आपकी और मैम की ड्रेस साथ में। वंश उसको कहता है, ठीक है। तारा उस कर्मचारी को कहती है, भैया दे देना शादी से एक दिन पहले, ऐसा ना हो शादी वाले दिन तक आप हमें चक्कर कटवाओ। कर्मचारी तारा को कहता है, डोंट वरी मैम, आप हमारी ड्रेस पहनकर ही शादी करोगे। तारा उसे कहती है, भैया मेरी शादी नहीं है, मेरे बॉस की शादी हो रही है, कितनी बार बताऊं?
फ्लैशबैक एंड वंश थोड़ी देर बाद अपना बाथरोब पहनकर बाहर आता है। वंश को ऐसे देखते ही तारा अपने नजरें नीचे कर लेती है। तारा अपने कपड़े लेती है और बाथरूम में चली जाती है। तारा जब नहा लेती है तब वो ब्लाउज और पेटीकोट पहन लेती है। तारा अपने आप से बोलती है, मैं साड़ी बाहर ही छोड़कर आ गई, इसे कैसे बाहर जाओ, सर तो बाहर ही होंगे। वो बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोलती है, देखती है वंश रूम में नहीं थी। वो चैन की सांस लेती है और बाहर आती है। उसकी कभी साड़ी नहीं बंधी थी। वो इंटरनेट पर देखकर साड़ी बांधने लगती है, लेकिन उससे नहीं बांध रही थी। तभी कमरे में वंश आ जाता है। उसको देखते ही तारा दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। वंश दूसरी लड़की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी मैं बाद में आता हूं, आप तैयार हो जाइए। वंश बाहर जाने लगता है। तारा उसे रोकती है। तारा उसे कहती है, सर आप किसी ऐसे इंसान को भेज सकते हो क्या जिसको साड़ी बांधनी आती हो? मुझे नहीं आती साड़ी बांधना। वंश उसको कहता है, मोम तो मंदिर गई हुई है, सारे सर्वेंट भी काम कर रहे हैं, अंश किसी काम का नहीं है, मैं मदद के लिए देता हूं आपकी। तारा उसको हैरानी से पूछती है, आपको आती है साड़ी बांधनी? वंश उसके पास आकर कहता है, आती है। वंश उसकी साड़ी पहनने में मदद करने लगता है। वंश उसके साड़ी के प्लेट्स लगाते हुए उससे पूछता है, आपने कभी शादी नहीं बांधी आज से पहले? तारा नमे सर हिलाकर कहती है, नहीं, कभी जरूरत ही नहीं हुई। वंश उसके प्लेट्स को तारा को दे देता है। वो उसको अपने पेटीकोट में टक करते हुए उससे पूछती है, सर आपको साड़ी बांधना किसने सिखाया? बड़ी मैम को देखकर सिखा आपने? वंश नीचे बैठकर उसकी साड़ी को ठीक से सेट करते हुए कहता है, नहीं, कॉलेज में एक बार प्ले में राशि के बांधी थी, उसने सिखाया था। सारे काम वो अपने मुझसे और विशाल से ही करवाती थी। हम दोनों की वो अपना पीए मानती थी। वो साड़ी पहनने के बाद वंश बाकी के सामान की तरफ देखता है जिसमें चूड़ी थी। वो चूड़ी को लेता है और तारा के हाथ में पहनाने लगता है, पर वो उसकी छोटी थी। तारा अपना हाथ पीछे कर लेती है और वंश से दूर हो जाती है। वंश उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे। वंश उसको टेंशन में पूछता हूँ, क्या हुआ मिसेज सूर्यवंशी, आप रो क्यों रहे हो? तारा उससे और दूर जाते हुए कहती है, ये भी मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ राशि मैम का है। मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया तो मुझे मिल रहा है। कुछ भी मेरे लिए नहीं है, आप भी मेरे नहीं है। साड़ी चूड़ी आप कुछ भी नहीं, नहीं पहनना मुझे किसी और का सामान। वंश उसके पास जाकर उसके दोनों गाल पर हाथ रखकर उसको कहता है, ऐसी बात नहीं है तारा, सब कुछ आपका ही है। ये चूड़ी मॉम ने अपनी बहू के लिए खरीदी थी, जो आप हो, हर चीज आपकी है, मैं भी आपका ही हूं बस। तारा वंश के हाथ को अपने गाल से हटाते हुए रोते हुए कहती है, कुछ भी नहीं है मेरा, नहीं हूं मैं आपके काबिल, नहीं करनी चाहिए थी मुझे आपसे शादी, मना कर देना चाहिए था मुझे आपको। मीडिया वाले सब सही कह रहे थे, सब्स्टिट्यूट वाइफ हूं मैं आपकी बस, नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। वंश उसका हाथ पकड़कर उसकी अपने करीब खींचकर गुस्से में कहता है, आज बोल दिया, दोबारा ये बात नहीं बोलना। अपनी वाइफ के लिए कुछ भी गलत नहीं सुन सकता मैं, भले ही वो बात मेरी वाइफ ने ही क्यों ना कही हो। तारा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, सर छोड़िए मुझे, मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, आप मुझे हॉट कर रहे हो। वंश उसका हाथ छोड़ देता है और उसकी शांति से कहता है, सॉरी, इन सब को पहनने की जरूरत नहीं है आपको, थोड़ी देर में वो कपड़े आ जाएंगे जो मैंने आपके लिए मंगाए थे, वो कपड़े ही पहनने हैं आपको आज। तारा जल्दी से वॉशरूम रूम में चली जाती है और रोने लगती है। 20 मिनट बाद वंश उसके दरवाजे को खटखटाता है। तारा दरवाजा खोलती है। वो उसे कपड़े देते हुए कहता है, ये सिर्फ आपके हैं, किसी और के नहीं है। तारा वो कपड़े लेती है और उन्हें पहनकर आती है। आई उनसे जींस और ऑफ शोल्डर टॉप था। वंश बाहर ही था। वंश तारा को देखता है, उसकी आंखें लाल हो रही है। वो उसको बोलता है, आप तो इतनी कमजोर कभी नहीं थी। तारा उसकी बातों का मतलब नहीं समझती। वो उससे पूछती है, मैं कुछ समझती नहीं सर। वंश उसे कहता है, कुछ भी नहीं, सही है ना ड्रेस? आप कंफर्टेबल हो ना इस ड्रेस में? आपको पसंद आई क्या? नहीं आई तो बता दीजिए, आप अपनी पसंद की लेकर आ जाइए। तारा वंश को मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छी ड्रेस है। तारा मिरर में देखकर अपने बाल बनाती है, फिर वो अपनी मांग में सिंदूर लगाने के लिए सिंदूर की डिब्बी को उठती है। वंश उसके पास आता है और उसके हाथ से सिंदूर की डिब्बी लेते हुए उससे पूछता है, मैं आए? तारा हाँ में सर हिलाती है। वंश तारा के सिंदूर लगाता है। जब वंश तारा के सिंदूर लगा रहा था, तब उस पल का एहसास होते ही तारा की आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी। तारा जल्दी से रूम के बाहर जाने लगती है। वंश तारा का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वंश का उसे इसे हाथ पकड़कर रोकने से तारा उसे कहती है, जी सर। वंश तारा को एक बॉक्स देते हुए कहता है, ये आपके लिए, आपका वेडिंग गिफ्ट। वैसे तो रात को ही देना चाहता था मैं आपको ये, पर इतनी जल्दी रेडी नहीं हुआ ये। तारा उसे खोलती है, जिसका एक डायमंड पेडेड था, जिसमें वी और टी बने हुए थे स्टॉर्स 11 के साथ में। तारा को उसको देखकर ही उसकी करोड़ों की कीमत का अंदाजा हो रहा था।
वंश उसके हाथ से वो पेडिट ले लेता है। वंश तारा के पीछे खड़ा हो जाता है और वो उसके बालों को एक साइड करता है। बालों को साइड करते हुए वंश की नजर तारा के गर्दन के छोटे से काले तिल पर जाती है। वंश उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हुए उसको वो पेडिट पहनता है। वंश तारा को बैक हक करके पूछता है, कैसा लगा आपको ये गिफ्ट? तारा का दिल जोर से धड़क रहा था। वंश की नजदीकी से उसे उसकी नजदीकी अच्छी भी लग रही थी और उसे डर भी लग रहा था। तारा उस पेडिट को मिरर में देखते हुए कहती है, सर ये बहुत महंगे हैं, मुझसे नहीं संभलेगा, गिर जाएगा मुझसे। वंश उसके गर्दन के उस तिल को किस करते हुए कहता है, सूर्यवंशी खानदान की बड़ी बहू हो आप, इन सब चीजों की आदत डाल लीजिए आप। इस घर को और मुझे आप ही संभालना है अब। पहला गिफ्ट है मेरी तरफ से, आप मना नहीं कर सकते। इससे पहले कि वंश अपना कंट्रोल खो देता, वो उससे अलग हो जाता है। वंश तारा के साथ कुछ जल्दबाजी में नहीं करना चाहता था, उसको टाइम देना चाहता था। वो चाहता था तारा खुद चलकर उसके पास आए और उसके प्यार को समझे। तारा उसको कहती है, थैंक यू सर, सुंदर है, मुझे अच्छा लगा। वंश एक और बॉक्स निकलता है, वो उसको खोलता है जिसमें चूड़ियां थी। चूड़ियों को देखकर तारा को कुछ देर पहले वाली बात याद आती है। साथ में वंश का उस पर गुस्सा करना भी याद आता है। तारा दुखी मन से बाहर जाने लगती है, पर वंश तारा का हाथ पकड़ लेता है और उसे वो चूड़ी पहनता है जो उसके साइज की ही थी। अपने हाथ में अपने साइज की चूड़ियां देख तारा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसको मुस्कुरा कर देखते हुए वंश के दिल को राहत मिल रही थी। धीरे धीरे वंश तारा को एक एक करके बाकी चूड़ी पहनता है। वंश उसको चूड़ी पहनते हुए पूछता है, एक बात बताइए, आप मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? पहले मना क्यों किया था आपने मुझे? आपका बॉस हूँ इसलिए या कोई और पसंद है क्या आपको? तारा नमे सर हिलाकर कहती है, नहीं सर, मुझे कोई पसंद नहीं। कोई पसंद होता तो आपसे शादी क्यों करती मैं? वंश उससे फिर से पूछता है, फिर आपने क्यों मना किया था? तारा उसे कहती है, मैं अपनी शादी का फैसला अपने आप नहीं ले सकती। मुझे ये हक नहीं है कि मैं किसी भी लड़के से अपनी मर्जी से शादी कर सकूं। मेरी जिंदगी के सारे फैसले मेरे नाना जी लेते हैं, उनसे बिना पूछे कैसे हाँ करती मैं आपको? तब मना किया था। वंश उसे पूछता है, उन्होंने हाँ कर दी थी क्या फिर? तारा उसे कहती है, मम्मी ने कहा कर लो शादी, रिश्ता अच्छा है, ऊंचे खानदान का है, वो मेरे लिए ऐसा रिश्ता कभी नहीं ढूंढ पाएगी। वंश उसे कहता है, मम्मी को थैंक्स बोलना आप मेरी तरफ से। तारा उसे झिझक के साथ पूछती है, सर आपसे एक बात पूछ सकती हूँ क्या मैं? वंश उसकी आंखों में देखकर कहता है, अगली बार सवाल पूछने से पहले अनुमति नहीं लेना। तारा उसे मासूमियत से जवाब देती है, आप मुझ पर गुस्सा हो गए तो? वंश उसे प्यार से बोलता है, कभी गुस्सा किया है मैंने आप पर बिना मतलब के? तारा को कुछ देर पहले किया वंश का गुस्सा याद आता है तो वो हाँ में सर हिलाती है। वंश उसकी तरफ देखता है तो तारा जल्दी से न में सर हिलाती है। तारा को इसे सर हिलाते देखकर वंश खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। वो तारा को कहता है, थोड़ी देर पहले जो गुस्सा किया था उसके लिए सॉरी, आगे से कभी नहीं करूंगा गुस्सा। अब आप अपना सवाल पूछ सकती है। तारा उसे पूछती है, सर आपने मुझसे शादी क्यों की है? आपने मुझे कुछ कहा आपसे शादी करने के लिए? वंश उसे जवाब देता है, आपकी काबिलियत से इम्प्रेस हूं मैं, मुझे आप पसंद हो, आई लाइक यू। तारा उसे कहती है, मैं तो आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूं, मुझे कैसे पसंद कर सकते हो आप? वंश उसे कहते हैं, अब वाइफ भी हो। तारा उसे धीरे से कहती है, आप तो राशि मैम से शादी करना चाहते थे, फिर मैं कैसे? आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? वंश उसे कहता है, मॉम करवा रही थी मेरी शादी, हम दोनों ही नहीं करना चाहते थे एक दूसरी से शादी, हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। मॉम ने मुझे अपनी कसम दी थी, तब शादी कर रहा था मैं राशि से। तारा उसे पूछती है, वो अगर नहीं भागती तो वंश उसके सवाल को पूरा पूछने से पहले ही उसको जवाब दे देता है, कर लेता शादी, मैंने कहा था ना, इस बात का जिक्र दोबारा नहीं होना चाहिए। तारा उसको कहता है, सॉरी सर। तब तक वंश ने तारा को सारी चूड़ी पहना दी थी। वंश उसके माथे पर किस करके उसको कहता है, जिस पल हमने शादी की थी उसी पल से मुझ पर और मेरी लाइफ पर सिर्फ आपका हक है और किसी का भी नहीं है। मेरी लाइफ में सिर्फ आप हो और कोई नहीं है, ना पहले कोई और था, ना अब कोई और है, ना आगे कभी कोई और होगा। राशि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके लिए कुछ भी गलत नहीं सुन सकता मैं। नीचे चले, मॉम मंदिर से आ गई होगी, हम दोनों का इंतजार कर रही होगी। तारा बस हाँ में सर हिला देती है। तारा और वंश नीचे जाते हैं। फिर यशोदा जी उन दोनों से शादी के बाद वाली रस्में करवाते हैं। फिर यशोदा जी तारा को घर के सभी सर्वेंट से मिलाती है। यशोदा जी तारा से पूछती है, तारा तुम्हारे घर वालों को वंश और तुम्हारी शादी के बारे में पता है ना? तारा उनका हाँ में सर हिलाकर कहती है, जी मैम। यशोदा जी उसे प्यार से कहती है, मैम नहीं मॉम, रात को ही तो बताया था, अब तुम्हारी भी मॉम हूं मैं। तारा मुस्कुरा कर उनको कहती है, जी मॉम, पता है उन्हें, मम्मी ने ही कहा था मुझे शादी करने के लिए। यशोदा जी उसे कहता है, फिर तो अच्छी बात है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तारा उनको जवाब देती है, मम्मी, नाना जी और मुझसे छोटे दो भाई बहन हैं, तन्वी और तनु।
यशोदा जी वंश को कहती है, वंश तारा को लेकर इसके घर चला जा, इसके घर वालों का भी आशीर्वाद ले लेना। जाते समय सागुन लेकर जाना। पहली बार अपने ससुराल जा रहे हो, तुम खाली हाथ नहीं जाना। मैं ड्राइवर को कह दूंगी, वो सारा सामान ले आएगा। तुम दोनों रात तक वापस आ जाना। वंश उनको हाँ में सर हिलाकर कहता है, जी मॉम। यशोदा जी तारा को कहती है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तारा तुम दोनों चले जाना, अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर देना जाने से पहले। तारा उनको कहती है, जी मॉम। यशोदा जी अपने कमरे में चली जाती है। वंश तारा को कहता है, चलो चलते हैं। तारा वंश से हैरानी से पूछती है, अभी जाएगा? वंश उसे कहता है, नहीं, पहले शॉपिंग पर चलेगा, फिर आपके घर चलेंगे। तारा और वंश मॉल जाते हैं। वंश तारा को कहता है, आप कर लो आपकी शॉपिंग, मैं यही हूँ, जब आपकी शॉपिंग हो जाए तो मुझे बता देना। तारा हाँ में सर हिलाती है। वंश वही बेंच पर बैठकर अपने फोन में अपने बिजनेस रिलेटेड मेल्स चेक करने लगता है। तारा कपड़ों को देख रही थी। सारे कपड़े ब्रांडेड और बहुत ज्यादा ही महंगे थे। तारा का इतने महंगे कपड़े लेने का कोई इरादा नहीं था। वो बहुत देर तक कपड़ों को देखती है, पर उसे अपने बजट में कोई कपड़े नहीं मिलते। उसको डर लग रहा था, कहीं वंश उसको डांट न लगाए। वो पिछले 1 घंटे से कपड़े देख रही है और उसने एक भी ड्रेस पसंद नहीं की। वंश उसको देख रहा था, वो नोटिस कर रहा था तारा ने अभी तक एक ड्रेस भी पसंद नहीं की है। वंश उसके पास आता है। वो उससे पूछता है, हो गई आपकी शॉपिंग कंप्लीट? तारा न में सर हिलाती है। वंश को समझ में आ रहा था तारा प्राइज की वजह से कपड़े नहीं ले रही है। वंश तारा के लिए ड्रेस देखने लगता है। वो कुछ ड्रेस लेता है और तारा को देकर कहता है, इनको ट्राई कीजिए, तब तक मैं और ड्रेस सिलेक्ट करता हूँ आपके लिए। तारा उसके हाथ से कपड़े ले लेती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है। वंश की पसंद की हुई सारे कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे थे, पर तारा उनको नहीं लेना चाहती थी क्योंकि सभी बहुत ज्यादा महंगे थे। सभी की टोटल प्राइस उसके 1 साल की सैलरी से भी ज्यादा थी। तारा उन ड्रेस को लेकर बाहर आती है। वंश उसको पूछता है, सही है क्या फिटिंग्स? तारा उसको कहती है, फिटिंग सभी की सही है, पर सर इतने कपड़ों की जरूरत नहीं है मुझे, आज नानाजी के घर से ले आऊंगी मैं अपने कपड़े। वंश उसको कहता है, वो भी ले आएंगे। वंश तारा को कुछ ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये ड्रेस भी ट्राई करके देखिए। तारा सभी ड्रेस को ट्राई करके बाहर आती है। वंश एक सेल्स वुमन को कहता है, ये मेरी वाइफ है, आप इनके साथ जाइए और डेली लाइफ में इनको जो भी जरूरत होती है वो सभी सामान लेने में इनकी मदद कीजिए। वो सेल्स वुमन तारा को कहती है, मैम आप मेरे साथ आइए। सेल्स वुमन तारा को शॉपिंग करने में मदद करती है। वो सेल्स वुमन आज बहुत खुश थी क्योंकि वो अपना हफ्ते का सारा कस्टमर सेल्स का टारगेट तारा से ही पूरा करना चाह रही थी। वो उसे मेकअप प्रोडक्ट लेने के लिए कहती है, पर तारा माना कर देती है क्यों तारा मेकअप उसे ही नहीं करती थी ज्यादा। लेकिन वो सेल्स वुमन खुद ही तारा के लिए सामान निकल देती है। तारा उसे रोकना चाह रही थी, पर कुछ दूरी पर ही वंश खड़ा होकर अपना फोन चला रहा था। वो वंश के सामने उसे रोक भी नहीं पा रही थी। तारा को वो फुटवेयर दिखा रही थी। वो सेल्स वुमन उसे एक हाई हील देती है ट्राई करने के लिए। तारा उसको पहनती है। जैसे ही तारा उसको पहनकर चलने लगती है, तारा के पैर लड़खड़ा जाते हैं, पर उसको गिरने से पहले ही वंश बचा लेता है। वंश उसको पूछता है, आप ठीक हो? तारा हाँ में सर हिलाती है। वंश उसे वही चेयर पर बैठा देता है और नीचे बैठकर उसके पैर की हिल निकलने लगता है। तारा अपने पैर को पीछे करते हुए कहती है, सर आप ये क्या कर रहे हो? वंश उसको कहता है, इनको आपके पैर से निकल रहा हूं, आपको प्रॉब्लम हो रही है ना इनमें चलने में? तारा उसको कहती है, सर मैं कर लूंगी, आप मेरे पैरों के हाथ ना लगाए। वंश उसको कहता है, मैं कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? वंश उसके पैरों से उन सैंडल को निकल देता है। तारा को एक बात याद आती है। फ्लैशबैक, आज वंश और राशि की हल्दी हो रही थी। सभी घरवाले उन दोनों के हल्दी लगा रहे थे। तारा खड़ी खड़ी सभी घरवालों को फंक्शन एंजॉय करते हुए देख रही थी। हल्दी के बाद राशि वंश को कहती है, वंश मुझ में चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। एक तो मैंने आज ये कुछ ज्यादा ही ऊंची हील पहन ली, इस हल्दी के फंक्शन की वजह से मैं थक गई हूँ। चल तू एक काम कर, मेरे पैरों से ये हील निकल और मुझे मेरे रूम तक छोड़कर आ। वंश उसको कहता है, और मैं ये काम क्यों करूँ, तेरा नौकर नहीं हूं मैं। राशि उसकी कहता है, मेरे काम तो तुझे करने ही होंगे, अब तक तो तुझे आदत हो जानी चाहिए थी। कोई नहीं, शादी के बाद तुझे पूरी ट्रेनिंग दे दूंगी मैं, मेरे आगे पीछे घूमने की। वंश नीचे बैठकर उसकी सैंडल निकलने लगता है। वो उसको सैंडल निकलते हुए कहता है, पता नहीं किस घड़ी में तुझसे दोस्ती की थी मैंने। फ्लैशबैक एंड थोड़ी देर बाद वो सेल्स वुमन वंश को कहती है, सर मैम की शॉपिंग कंप्लीट हो गई। तारा वंश को कहती है, सर मुझे इतने सामान की जरूरत नहीं है, आधे से ज्यादा सामान का तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। वो सेल्स वुमन तारा को कहती है, हर लड़की को जरूरत होती है इन प्रोडक्ट्स की, आपकी तो अभी अभी शादी हुई है मैम, आपको तो और तैयार होकर रहना चाहिए। वंश उस सेल्स वुमन को अपना क्रेडिट कार्ड देता है। वो उसे कहता है, इन सब सामान का बिल बनिए और सूर्यवंशी हाउस में भिजवा देना।
बिल पेमेंट के बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वंश और तारा कार से उतरते हैं। तारा वंश को अंदर जाने से पहले कहती है, सर मैं मम्मी को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हम आ रहे हैं। आप अंदर जाइए, खाना ऑर्डर कीजिए, मैं मम्मी से बात करके आती हूँ। वंश उसे कहता है, ठीक है। वंश अंदर चला जाता है। तारा अपनी मम्मी को फोन करके ये बता देती है कि वो दोनों आ रहे हैं। फिर वो अंदर जाने लगती है। तभी उसको देखकर दो लड़कियां बात कर रही थी। पहली लड़की दूसरी लड़की से कह रही थी, वो लड़की है ना जिसके साथ वो हैंडसम बंदा खड़ा था थोड़ी देर पहले, क्या बड़ा हाथ मारा है उसने। दूसरी लड़की उसे कंफ्यूजन में पूछती है, कौन है वो। पहली लड़की उसे कहती है, ये वही है जिसने इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन से शादी की है। पहले ये इसकी पीए थी, अब पत्नी है। पैसों के लिए शादी की है इसने। अब देख कैसे इसको वो महंगे रेस्टोरेंट में घुमा रहा है। दूसरी लड़के उसकी बात सुनकर कहती है, मजे हैं इसके भी। उस बेचारे की क्या मजबूरी थी जो इसके जान में फंस गया, उसे तो कोई भी मिल जाती, बड़े बाप की बेटी। पहली लड़की जवाब देती है, अपनी खूबसूरती के जान में फंसा लिया होगा उसे। तारा अंदर चली जाती है। वंश चेयर पर बैठकर मेन्यू देख रहा था। सुबह की शादी की बात की रस्में और इतनी देर मॉल में शॉपिंग करने की वजह से उसने सुबह से खाना नहीं खाया था। वो तारा का इंतजार कर रहा था, कब तारा आए और वो खाना ऑर्डर करे उन दोनों के लिए, क्योंकि वंश को नहीं पता था तारा को खाने में क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तारा वंश को कहती है, सर मुझे घर चलना है। वंश उसे कहता है, खाना खाकर चलते हैं बस। तारा उसे कहती है, मुझे अभी भूख नहीं है, मम्मी हमारा इंतजार कर रही है घर में, वहां खा लेंगे। वंश अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहता है, ठीक है चलते हैं। वो दोनों तारा के घर चले जाते हैं। तारा का घर छोटा सा था जिसमें वो 6 लोग रहते थे। ये उसके नाना जी का घर था। उसके पापा के मरने के बाद से शारदा जी अपने तीनों बच्चों को लेकर यह आ गई थी। तब तारा की उम्र 10 साल थी। इस वक्त घर में तारा के नाना जी किशोर जी, मम्मी और छोटा भाई तनु थे। तनु की उम्र 18 साल थी। वंश सारा सागुन का सामान ड्राइवर को अंदर रखने के लिए कहता है। तारा और वंश तारा के माँ और नाना जी का आशीर्वाद लेते हैं। वंश तनु से हाथ मिलाकर मिलता है। तनु उससे कहता है, आप जीजू हो ना मेरे। वंश उसको हाँ में जवाब देता है। तारा अपनी मम्मी को धीरे से कहती है, मम्मी तन्वी कहाँ है। मुझे पता है आप मुझे ढूंढ रही हो। बाहर से तन्वी भागते हुए आती है और तारा को हक करके कहती है। तन्वी वंश को कहती है, जीजू मैं तन्वी आपकी इकलौती साली। शारदा जी तन्वी को कहती है, कहाँ थी तू। मैंने तुझे कहा था ना जल्दी आने के लिए, दीदी और जवई जी आ रहे हैं। तन्वी अपनी मम्मी को कहती है, मम्मी मैं तो आ ही रही थी पर पता नहीं कौन अमीर बाप का बिगड़ा बेटा मेरे सामने आ गया और मुझ पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। तारा उसको कहती है, तू थी है ना, लगी नहीं ना तुझे। तन्वी उसको कहती है, उसने तो मुझे मरने की पूरी साजिश कर ली थी, वो तो मैं पीछे हट गई और बच गई। उसको ही सबक सिखाने में टाइम लग गया। तन्वी नानाजी को कहती है, नानाजी आप सही कहते हो, ये अमीर बाप के बच्चे इस ही होते हैं। अब किसी भी लड़की को टक्कर मारने से पहले वो लड़का 1000 बार सोचेगा। शारदा जी तन्वी को धीरे से डांटते हुए कहती है, क्या बोल रही है तू, ये तो देख सामने कौन है। तन्वी वंश को देखती है और रियलाइज करती है वो क्या बोल रही थी। वो वंश को कहती है, जीजू मैं आपके लिए नहीं कह रही थी, सभी अमीर लड़के एक जैसे थोड़ी ना होते होंगे। शारदा जी तारा और तन्वी को लेकर किचन में चली जाती है। वंश, तारा के नानाजी और तनु बाहर बैठे थे। किचन में तारा वंश के लिए कॉफी और बाकी सभी के लिए चाय बना रही थी। तन्वी तारा के गले का पेंडेंट देखकर उसको कहती है, वाह स्माइलिंग फेस दीदी, ये कितना सुंदर है, जीजू ने दिया है क्या आपको। तारा हाँ में सर हिलाती है। तारा की मम्मी उससे पूछती है, ससुराल ने सब सही है ना तेरे, तू खुश है ना। तारा खुश होके उनको कहती है, सब सही है, मैं बहुत खुश हूँ, मॉम तो मुझे बिल्कुल बेटी की तरह रखती है। तन्वी तारा से पूछती है, दीदी आपके ससुराल में कौन कौन है। तारा उसको बताती है, मॉम, सर और सर के छोटे भाई अंश सर। तन्वी तारा को कहती है, दीदी आप अभी भी जीजू को सर कह रही ही, अब तो जान कहो, हब्बी कहो, डालिन कहो। वैसे जीजू आपको क्या कहते हैं। शारदा जी उसके सर पर मार के कहती है, अपनी दीदी को छेड़ना बंद कर और कब दी दीदी को। तन्वी तारा को कब देते हुए धीरे से कहती है, बताओ क्या कहते हैं जीजू आपको। तारा उसकी तरफ देखतो है, फिर किचन से वंश को देखती है। वंश मुस्कुरा कर तनु से बात कर रहा था। तारा कप में कॉफी डालते हुए धीरे से कहती है, एक मिसेज सूर्यवंशी। तन्वी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, ओहो मिसेज सूर्यवंशी, हाउ रोमांटिक। तारा अपने कंधे को नीचा करके उसके हाथ को नीचे गिरा देती है। वो अपनी मम्मी के साथ बाहर आ जाती है। वो वंश को कॉफी देती है और अपने नानाजी को और तनु को चाय देती है। चाय पीकर नानाजी तारा और उनकी मां को लेकर रूम में चले जाते हैं। तन्वी से वंश से पूछती है, जीजू आपने दीदी को पहले क्यों नहीं कहा शादी करने के लिए, ऐसे अचानक क्यों कहा था।
तनु तन्वी को कहता है, दीदी मम्मी ने कहा था ना जीजू को कोई फालतू सवाल पूछकर परेशान नहीं करना है। तन्वी तनु को कहती है, ये तो पूछ ही सकती हूँ, मोहल्ले वाले सुबह मम्मी से पूछ रहे थे, जीजू बता देंगे। तभी नानाजी रूम के बाहर आ जाते हैं, उनको देखकर तन्वी चुप हो जाती है। जब बहुत देर तक वंश को तारा नहीं दिखाई देती तो वो तन्वी से पूछता है, तारा कहाँ है? तन्वी उसे धीरे से कहती है, जीजू आपकी मिसेज सूर्यवंशी साड़ी बांधकर तैयार हो रही है, मैं लेकर आती हूँ उनको। तन्वी तारा के रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद तारा साड़ी पहनकर आती है, उसने घूंघट कर रखा था। वंश को थोड़ा अजीब लगता है उसको घूंघट में देखकर। वंश तारा को कहता है, तारा आपने घूंघट क्यों कर रखा है? किशोर जी वंश को कहते हैं, हमारे घर की बेटियां अपने पति के सामने बिना घूंघट के नहीं रहती हैं। वंश उनको कहता है, घूंघट की जरूरत नहीं है पर हमारे घर में नहीं होता ये सब, इन सब चीजों को कौन मानता है आजकल? किशोर जी वंश को कहते हैं, हम मानते हैं। तारा अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वंश को खाना परोसा जाता है। वंश, तनु और नानाजी साथ खाना खा रहे थे। वंश तनु को कहता है, तारा और मम्मी और तन्वी खाना नहीं खाएगी, वो भी हमारे साथ ही खाना खा लेती। वंश शारदा जी को कहता है, मम्मी आप तारा को भी बुला लीजिए, उन्होंने भी सुबह से खाना नहीं खाया। तनु वंश को कहता है, दीदी तो आपके बाद खाना खाएंगी ना? वंश तनु को कहता है, अभी बुला लो उनको, मेरे साथ खा लेगी वो, जाओ बुला के लाओ। किशोर जी वंश को कहते हैं, पति के साथ बैठकर खाना नहीं खाते, उसके खाना खाने के बाद ही खाना खाती है पत्नी। वंश किशोर जी को कहता है, पर नाना जी, तारा। शारदा जी वंश की बात को रोकते हुए उसे कहती है, दामाद जी आप खाना खाए, वो खा लेगी बाद में, मैं और तन्वी खा लेंगे उसके साथ। वंश खाना खाने लगता है। तन्वी किचन से रोटी बनाते हुए वंश की सारी बातें सुन रही थी। वो सारी रोटियां बनाकर तारा के कमरे में जाती है। तन्वी तारा को कहती है, जीजू आप खाना खाने के लिए बुला रहे थे, पर नानाजी ने मना कर दिया। तारा को वंश की टेंशन हो रही थी, को तन्वी को कहती है, ये सर समझते क्यों नहीं है, हमारा घर उनके घर की तरह नहीं है, उनका घर में अलग चीज होती है, हमारे घर में अलग होती है, हमें हर काम नानाजी के कहने के मुताबिक ही करना पड़ता है, नानाजी कुछ कहकर उनको नाराज ना कर दे। तन्वी तारा को कहती है, अभी तक तो ठीक ही है, नानाजी ने भी कुछ भी नहीं कहा जीजू को। तारा तन्वी को कहती है, बस जल्दी से शाम हो जाए। तन्वी तारा को कहती है, ओहो, ससुराल जाने की इतनी जल्दी? तारा तन्वी को गुस्से में कहती है, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। तन्वी तारा को मुंह बनाकर कहती है, जीजू के सामने भी ऐसे ही गुस्से में रहती हो क्या आप? मेरे बेचारे जीजू कितने शांत है, आप कैसे मिल गए उनको? तारा तन्वी को कहती है, सही कहा, मुझे तो होना ही नहीं चाहिए था वहां, वो तो किसी और की जगह थी। तन्वी उसकी कंफ्यूज होके पूछती है, मतलब क्या है आप, क्या क्या सही क्या मैंने? तारा उसको कहती है, कोई मतलब नहीं है, जा बाहर मम्मी की मदद कर, मैं थक गई हूं। तारा और वंश को रात का खाना खिलाकर 9 बजे घर वापस भेज रहे थे। तारा अपनी मम्मी और तन्वी के गले मिलकर रो रही थी। सही मायनों में तो आज ही उसकी विदाई हो रही थी। तारा और वंश किशोर जी और शारदा जी के पैर छूते हैं, फिर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। पूरे रास्ते उन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती है। 1 घंटे में वो दोनों सूर्यवंशी हाउस आ जाते हैं। यशोदा जी और अंश सो चुके थे। तारा और वंश रूम में जाते हैं अपने। तारा ने अभी भी घूंघट ले रखा था। वंश तारा को कहता है, आप ठीक हो ना मिसेज सूर्यवंशी? तारा कुछ भी नहीं बोलती और हाँ में सर हिलाकर अपने लिए कपड़े निकालने लगती है। सुबह वाली सारी शॉपिंग के कपड़े उनके कपबाड़ में जचा दिए गए थे। वंश तारा को कहता है, तारा अब आप घूंघट हटा सकती है। तारा उसको कहती है, नानाजी ने मना किया है आपके सामने घूंघट हटाने से, उन्होंने कहा है पति के सामने घूंघट में ही रहना चाहिए। वंश तारा का घूंघट हटाते हुए उसको कहता है, वो रूल वहां के लिए था, यहाँ के लिए नहीं है, अब हटा सकते हो आप इसे। वंश देखता है कि तारा का एक साइड का गाल पूरा लाल हो रहा है। वो उसे पूछता है, मिसेज सूर्यवंशी क्या हुआ था, आपका गाल लाल क्यों हो रहा है, आपको किसी चीज से एलर्जी हो गई क्या, मैं डॉक्टर को बुलाता? तारा उसको कहती है, सर मुझे किसी चीज से एलर्जी नहीं है, किसी मच्छर ने काट लिया होगा। तारा वॉशरूम में चली जाती है और टी शर्ट पायजामा पहनकर आती है। तारा बेड पर सोने के लिए जाने लगती है, पर वंश उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है। वंश उसको कहता है, तारा क्या हुआ था, आप मुझसे क्या छुपा रही हो, मेरा जानने का हक है, आप उससे जुड़ी हुई हर चीज से, पति पत्नी है हम, पति नहीं तो बॉस समझकर भी हर चीज शेयर कर सकती हो आप मुझसे सब कुछ, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या आपको? 1 साल से जानते हैं हम एक दूसरे को। तारा कुछ भी नहीं बोलती, बस रोने लगती है। वंश उसको इसे रोता देखकर उसे हग कर लेता है। गले लगते ही तारा और रोने लगती है। तारा के इस रोने से वंश को कुछ भी समझ में नहीं आता। वंश तारा को प्यार से पूछता है, क्या हुआ तारा, आप मेरी किसी बात से हट हो? मैंने कुछ कहा है? आई एम सॉरी, मैंने कुछ बोल दिया हो तो आपको यकीन मानिए मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था।
तारा कुछ भी नहीं बोलती और ना मैं सर हिलाती है। वंश उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे प्यार से पूछता है, किसी ने मारा है आपको? तारा डरते हुए हाँ में सर हिलाती है। वो उन्हें गुस्से में पूछता है, किसने किया है ये? तारा कुछ भी नहीं बोलती। वंश की गुस्से वाली आवाज सुनकर वो जल्दी से अपना सर ना में हिलाती है। वंश उसको गुस्से में कहता है, तारा आप मुझे नहीं बताएंगी तो मैं अपने लेवल पर भी पता लगा सकता हूँ। आप मेरी पावर जानती है ना? अब मुझे बताओ किसने किया है ये? किसमें इतनी हिम्मत हो गई कि उसने वंश सूर्यवंशी की वाइफ पर हाथ उठाया? तारा डर लग रहा था। वो रोते हुए बोलती है, नाना जी ने वो गुस्सा हो गए हमारी शादी से। उनको ये लग रहा है मैंने आपसे भागकर शादी की है। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मम्मी ने भी समझाया उनको, उनकी बात भी नहीं सुनी। मुझे जीन्स टॉप में देखकर भी उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मैं अपने संस्कार भूल गई हूँ। घर के बाहर जाते ही उन्होंने ये भी कहा मुझे कि मैंने आपको फंसाया है। मैंने आपसे कहा शादी करने के लिए क्योंकि आप अमीर हो। तभी मैंने आपके पीए की नौकरी की थी। मीटिंग का बहाना बनाकर 1 हफ्ते तक आपके साथ थी। आपके पैसों के लिए शादी की मैंने आपसे। सारा प्लान मेरा था। न्यूज में देखा उनको वो सब कुछ। वंश बाहर जाने लगता है पर तारा उसको कसकर हक कर लेती है ताकि वो बाहर नहीं जा पाए। वंश तारा को कहता है, तारा मुझे जाने दीजिए। तारा उसको नामे सर हिलाकर कहती है, सर आप कहीं नहीं जाएंगे, नाना जी से कुछ नहीं बोलेंगे। वंश खुद को उससे दूर करके बाहर जाने लगता है। तारा उसको सामने आकर उसको कहती है, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे आप। आपको मेरी कसम है। मुझे जरूरत है आपकी इस वक्त। मेरे साथ रहो आप बस। नाना जी के पास नहीं जाएंगे आप। वंश उसको थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, कोई आम लड़की नहीं हो आप। सूर्यवंशी खानदान की बड़ी बहू हो आप। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? तारा वंश का हाथ पकड़कर उसको कहती है, सर वो मेरे नाना जी हैं। बड़े हैं मेरे, मुझ पर उनका पूरा हक है। बहुत आसान है उनके हम भाई बहनों पर। हमेशा उन्होंने ही संभालना है मेरे परिवार को। जब पापा हमें छोड़कर चले गए थे तब मेरे तायाजी ने पापा की प्रॉपर्टी के लिए मेरी मम्मी को घर से निकाल दिया था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा मम्मी अपने 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। तनु तो तब 4 साल का था बस। तब नानाजी हमें अपने घर लेकर चले गए। हमको रहने के लिए घर दिया। हम भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया। बहुत अच्छे हैं वो। अभी बस थोड़े नाराज हैं। उनके गुस्से में भी उनका प्यार है, अच्छा है वो। वंश उसके आंसू साफ करते हुए उसको कहता है, आपके लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं वो? आपने मुझे कुछ नहीं बताया तब मैं उनसे तभी बात कर लेता। तारा उसको कहती है, कोई एक बात करे तो कुछ कहो किसी को। सभी मेरे बारे में यही बता रहे हैं। आस पड़ोस वाले सब। रात से सुन रही हूं मैं ये सब। वंश उसको कहता है, तो सबको जवाब क्यों नहीं दिया आपने? आप सबकी बातें क्यों सुन रही थी? मैंने की थी आपसे शादी, ये क्यों नहीं कहा सबको? आपने तो मना किया था पहले शादी के लिए, मेरी इज्जत बचाने के लिए आपने मुझसे शादी की, ये क्यों नहीं बोला सबको? तारा उसको कहती है, मेरे कुछ बोलने से क्या होगा? सब तो अपने मन का ही सोचेंगे। न्यूज में देखेगा वो ही तो बोलेगा। कौन यकीन करेगा कि मैंने आपसे पैसों के लिए शादी नहीं की? आपकी शादी पहले राशि मैम से हो रही थी। वो चली गई तब आपने मुझे कहा शादी करने के लिए। सबको तो यही लगता है हमने अचानक शादी कर ली बिना किसी को बताए। वंश तारा को हक करके कहता है, तारा क्या हुआ है? आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? आप लोगों की बातों को कब से सुनने लग गई? जहां तक मैं आपको जानता हूं लोगों की बातों को आप चुप होके सुनने वाली नहीं हो। तारा उससे अलग होके उसको कहती है, सॉरी सर, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो। तारा बेड पर बैठ जाती है। वंश को हैरानी हो रही थी, उसकी इतनी कॉन्फिडेंस से भरी तारा को क्या हो गया है। वो अपने आप से पूछने पर मजबूर हो गया था, क्या उसने सही किया तारा के साथ उससे शादी करके? उसको नहीं पता था उससे शादी करके तारा को दुनिया वालों की इतनी बातें सुननी पड़ेगी। वंश को अब अपने शादी के फैसले पर डाउट हो रहा था क्योंकि जिस तारा से उसने शादी की थी ये वो तारा नहीं थी। फ्लैशबैक गुलाब तारा को 2 दिन हो गए थे वंश के ऑफिस में काम करते हुए। ऑफिस का समय खत्म हो गया था। तारा अपनी डेस्क से अपना सामान जंचाकर घर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसको देखकर कुछ कर्मचारी उसको सुनाकर बातें कर रहे थे। एक कर्मचारी कह रहा था, ये जो नई लड़की है वो वंश सर की नई पीए है। दूसरा लड़का कहता है, खूबसूरती हो तो क्या नहीं हो सकता, बिना क्वालिफिकेशन के भी नौकरी मिल सकती है, वरना सोचो इतने सारे लोगों में से यही क्यों चुनी गई। तीसरा लड़का कहता है, सर को फंसाने का पक्का प्लान है इसका। ऐसी लड़की ऐसी ही होती है अमीर लड़के को फंसाने वाली। बाकी लड़के उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। उनकी बातों को सुनकर तारा को बहुत गुस्सा आता है और वो उन लड़कों के पास जाती है और उन सभी को गुस्से में डांटते हुई कहती है, हो डेयर यू, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए ऐसी बात करने? चाहिए मैं चुनी गई क्योंकि मेरे पास योग्यता भी है और क्वालिफिकेशन भी है। और क्या बोल रहे थे तुम सब? मैं सर को फंसाना चाहती हूँ? मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो 2 पैसे के लिए अमीर लड़के से हंस के बात कर लेती है, और ना ही मैं उन लड़कियों में हूँ जो सब कुछ ऐसी ही बैठकर सुन लेती है। मुझे जानते नहीं हो तुम सब, तारा नाम है मेरे।
तारा उनको सुना ही रही थी, तभी उसके पीछे से रौबदार आवाज आती है। क्या हो रहा है यहाँ, ये सब इतना शोर क्यों कर रखा है यहाँ? तारा, तुम अभी तक घर नहीं गई? तारा आवाज सुनकर समझ जाती है, ये आवाज उसके बॉस वंश की है। तारा पीछे मुड़कर वंश को देखकर कहती है, मैं जा ही रही थी सर। वो वंश उसको बात को बिना सुना उसको कहता है, घर जाओ अपने। वंश की बात सुनकर उन सभी लड़कों के चेहरे पर जीत की स्माइल आ जाती है। तारा दुखी मन से अपना बैग डेस्क से उठाकर वंश को कहती है, ओके सर। तारा अपने घर चली जाती है। तारा के जाते ही एक कर्मचारी वंश को कहता है, अच्छा हुआ सर आपने उस न्यू एम्प्लॉय को भेज देता। एक नंबर की बदतमीज लड़की थी जो बिल्कुल अपने सीनियर से बात करने की तमीज नहीं थी उसमें। हम सब किसी प्रोजेक्ट के लिए डिस्कशन कर रहे थे, हमारे बीच में आकर हमसे फालतू में बहस करने लगी कि मुझ में योग्यता है, क्वालिफिकेशन है। वंश उन सभी कर्मचारियों से बोलता है, वेरी गुड, तुम सब ऑफिस आवर खत्म होने के बाद भी काम के बारे में सोच रहे थे। इसका इनाम तो मिलना चाहिए ना तुम सबको अपनी 3 महीने की सैलरी और रेजिग्नेशन लेटर लेकर जाना। वंश अपने एचआर को उनका तरफ देखकर ईसरा करता है और बिना उन कर्मचारियों की कोई बात सुने वो भी घर चला जाता है। कुछ ही देर में एचआर उन सभी लड़कों को उनका 3 महीने की सैलरी और रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं। उनको पता चल गया था वो दिन उनका आखिरी दिन है इस कंपनी में। फ्लैशबैक एंड गुलाब वंश तारा की तरफ देखता है जो बेड पर बैठी अपने आंसू साफ कर रही थी। वंश तारा के पास जाकर बेड पर जाता है। वंश तारा को कहता है, तारा, पर तारा उसकी आवाज सुन कोई रिएक्ट नहीं करती है। वंश फिर से कहता है, मिसेज सूर्यवंशी। इस बार तारा वंश की तरफ देखती है। वंश उसको कहता है, मेरे पास आइए। तारा डरते हुए वंश के पास आती है। वंश उसके आंसुओं को साफ करता है, फिर वंश उसके माथे पर किस करता है, फिर वो उसके दोनों आंखों को किस करता है, फिर वंश उसके दिनों गालों के किस करता है। जैसे ही वंश उसके होठों के टच करने वाला था, तारा की दिल की धड़कन बढ़ सी गई थी। आगे जो वंश करने वाला है वो सोचकर तारा कसकर वंश की शर्ट को पकड़ लेती है। वंश तारा के होठों पर एक हल्की सी किस करता है, फिर उसको प्यार से कहता है, मिसेज सूर्यवंशी, मुझे पता है हमारी शादी हो गई है। मुझे ये भी पता है अभी तक आप मुझे नहीं अपना पाए हो। आपको डरने की जरूरत नहीं है मुझसे। आपकी मर्जी के बिना कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करूंगा। जिस दिन आप मेरा हाथ पकड़कर मेरी आंखों में देखेगी मैं समझ जाऊंगा आपने मुझे अपना लिया है। उस दिन हमें फिर कोई अलग नहीं कर सकता। तारा वंश की शर्ट को छोड़ देती है। वो अपनी आंखें खोलकर वंश को देखने लगती है। वंश तारा के दोनों गालों पर हाथ रखकर उसके आंखों में देखकर उसको कहता है, तब तक के लिए क्या हम दोनों भरोसे के रिश्ते के साथ नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ? तारा अपना सर हाँ में हिलाती है। वंश उसको कहता है, आपको तकलीफ में नहीं देख सकता हूं मैं। आप ऐसे नहीं हो। जानता हूं मैं आपको। बहुत स्ट्रोंग हो आप, किसी से डर नहीं रहे हो आप इतने कमजोर नहीं हो जो लोगों की बातों को सुनकर दुखी हो जाए। मेरी तारा ऐसी नहीं है। तारा वंश के सीने पर अपना सर रख लेती है। वंश तारा को टाइटली हक करके उसको कहता है, शादी हो गई है हमारी, कर सकते हो आप मुझसे बात। क्या इतना भी हक नहीं है मेरा आप पर कि आप मुझसे अपनी तकलीफें शेयर कर सको? तारा वंश को बताती है, नाना जी कभी मुझे बाहर काम करने को भेजने के फेवर में नहीं थे, पर मैं काम करना चाहती थी। मैं अपनी मम्मी और नाना जी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने देखा था कैसे मेरे पापा के घरवालों ने पापा के जाने के कुछ दिनों के बाद ही हम चारों को घर से निकल दिया था। तब मैं सब कुछ देखकर भी अपनी मम्मी और भाई बहन के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक 10 साल की बच्ची तब क्या कर सकती थी? मम्मी मेरे तायाजी ताईजी के सामने रोती रही कि वो कहा जाएगी अपने 3 बीन बाप के बच्चों को लेकर, पर उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई हमारी हालत पर। उस टाइम हमारे पास कोई फोन भी नहीं था जो मम्मी नानाजी को फोन कर सके। यहाँ से हमारा गांव बहुत दूर था। मम्मी के पास तब कुछ भी नहीं था कि हम यहाँ आ सके। मम्मी के पास तब पापा की आखिरी निशानी के तौर पर उनकी एक चांदी की अंगूठी थी। मम्मी ने वो अंगूठी बेचकर किसी तरह किराए के पैसे जमा किए और हम यहाँ आ गए नानाजी के पास। मेरे मामाजी ने माना किया नानाजी को कि वो अपनी बहन और उसके 3 बच्चों का बोझ नहीं उठा सकते। अगर नानाजी ने हम चारों को घर में रखा तो वो नानाजी से सारे रिश्ते तोड़ देंगे। तब नानाजी ने हम चारों को चुना। उन्होंने कहा मामाजी को कि वो अपनी बेटी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते अकेला। उनको अगर उनके फैसले से प्रॉब्लम है तो वो घर छोड़कर चले जाए। फिर मामाजी ने कभी नानाजी से बात नहीं की। मैं नहीं चाहती थी जो हालत पापा के जाने के बाद मम्मी के हुई थी वैसी हालत मेरे परिवार को फिर कभी भी देखनी पड़े। अगर मम्मी तब अपने पैरों पर खड़ी रहती तो उनको उनके और उनके बच्चों को कभी वैसे दिन नहीं देखने पड़ते। तभी मैंने फैसला कर लिया, अपने साथ और अपने भाई बहनों के साथ में ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो मैंने नानाजी की मर्जी के बिना ही नौकरी शुरू कर दिया था। मम्मी ने हमेशा मेरा साथ दिया, पर नानाजी हमेशा मुझसे नाराज रहते थे। ये बातें बोलते हुए तारा फिर से रोने लगी थी। आज पहली बार तारा किसी से अपना दर्द बांट रही थी। वंश धीरे धीरे तारा का सर सहलाने लगता है। थोड़ी देर में तारा चुप होकर वंश को बताती है, नानाजी हमसे मम्मी को बोलते थे मेरी शादी करवा दो। उनको लगता था मैं बाहर जाकर बिगड़ जाऊंगी।
अब उनको ये लग रहा है कि लव मैरिज की है मैंने आपके साथ, भागकर शादी की है हम दोनों ने, और अब झूठ बोल रही हूँ उनसे ताकि मैं उनके बताए रिश्ते से शादी ना कर पाऊं। वंश तारा को पूछता है, नाना जी ने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? तारा वंश की तरफ देखती है और उसको मासूमियत से जवाब है, मेरे पति हो ना आप, उनके दामाद जी, आपको कैसे कुछ कह सकते वो? मेरी नाराजगी आप पर नहीं निकाल सकते वो। उनको पता है हम भाई बहनों को तो आदत है उनके गुस्से की, हम ही सह सकते हैं उनका गुस्सा और कोई नहीं सह सकता। उनको लगा होगा आप उनसे डर जाओगे फिर मुझे मेरे ससुराल में प्रॉब्लम होगी। मुझसे नाराज है पर मुझसे बहुत प्यार करते हैं मेरे नाना जी। थोड़े दिनों में उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी, मम्मी समझ देगी उन्हें। तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। वंश इसी तारा के सर को सहलाता रहता है। थोड़ी देर में तारा वंश की बाहों में ही सो जाती है। वंश तारा हक किए हुए सो रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था, मुझे नहीं पता मैं कैसा हस्बैंड हूँ पर मुझे किसी ने कहा था मैं बहुत अच्छा हस्बैंड बनूंगा। फ्लैशबैक गुलाब राशि और वंश की शादी से एक दिन पहले तारा होटल की छत पर जाती है आधी रात को। वहां पर कोई पहले से ही खड़ा था, वो भी उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। पास खड़ा हुआ इंसान को जब एहसास होता है किसी की मौजूदगी का तो वो उसे कहता है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, नींद नहीं आ रही? वो इंसान कोई और नहीं वंश था। तारा उसको कहती है, टेंशन हो रही है सर। वंश उसे कहता है, कल शादी मेरी है, टेंशन तुम्हें क्यों हो रही है? तारा उसको कहती है, शादी तो मैं ही करवा रही हूं ना आप दोनों की। वंश उसको कहता है तुम पर विश्वास, तभी मैंने तुम्हें दी है सारी जिम्मेदारी। ठीक से ही करोगी तुम सारा काम, सब संभाल लोगी तुम, एजे बॉस इतना तो पता है तुम्हारे लिए। तारा वंश को कहती है, सर मेरा पहला प्रोजेक्ट है, सही नहीं हुआ तो? वंश उसको कहता है, तुम्हें कब से खुद पर डाउट होने लगा? तारा उसे कहती है, कोई गड़बड़ हो गई तो? वंश उसे कहता है, डोंट वरी, तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। दोनों थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं बोलते, बस नज़ारों को देखते रहते हैं। तारा वंश से पूछती है, सर आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वंश उसे जवाब देता है, नर्वस हो रहा हूँ। तारा वंश को कहता है, सर आप कब से नर्वस होने लगे? वंश उसे कहता है, लाइफ चेंज होने वाली है मेरी पूरी, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी वाइफ बन जाएगी। मुझे नहीं पता ये सही हो रहा है या नहीं। एज ए फ्रेंड हम साथ में बहुत कंफर्टेबल है, जो दिल में आता है एक दूसरे को बोल देते हैं। मुझसे ये नया रिश्ता सही से नहीं निभाया गया तो मेरे दोस्त की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तारा वंश को कहती है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है सर, आपको तो खुश होना चाहिए। आप अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रहे हो, अपने प्यार से। ऐसा प्यार जो आपके सामने है, आपके पास है। सबको उनका प्यार नसीब नहीं होता। किस्मत आपको मौका दे रही है, उसका हाथ थामने का तो आपको बिना कोई देर किए हुए उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। वंश कुछ भी नहीं बोलता उसकी बात सुनकर। थोड़ी देर बाद वो तारा को कहता है, कल बहुत काम है, रात ज्यादा हो गई है, सो जाओ। तारा वंश को कहती है, आप भी सो जाओ सर, कल सब सही होगा। आप बहुत अच्छे हस्बैंड बनोगे। एजेपी इतना तो बता सकती हूँ मैं आपके लिए। सोने जाती हूँ मैं, गुड नाइट। वंश उसे कहता है, गुड नाइट। तारा नीचे अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए। उसे अब वंश से बात करके अच्छा फील हो रहा था। वंश अपने मन में सोचता है, जैसा तुम बोल रही हो वैसा ही हो, कल सब सही हो। थोड़ी देर में वंश भी नीचे चला जाता है। गुलाब फ्लैश बैक एंड। अगले दिन गुलाब तारा उठती है तब वो देखती है वो और वंश एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास है। तारा वंश के चेहरे की तरफ देखने लगती है। उसके देखते ही तारा को उसकी और वंश की रात की नजदीकी याद आने लगती है। वंश की कई बातें याद आने लगती है जिसके बारे में सोचकर तारा खुद को शर्माने से रोक नहीं पाती है। वो फिर से वंश के सीने पर सर रखकर उसके दिल की धड़कन सुनने लगती है। स्वर सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना स्वर। तारा एक नजर उठाकर वंश को देखती है। वो सोते हुए बहुत ज्यादा शांत लग रहा था। अब उसके चेहरे पर बिल्कुल भी बॉस वाला लुक नहीं था। वो किसी मासूम से बच्चे की तरह लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। स्वर ओ लिख दी तेरे नाल जिंदगी जानिए बस रहना तेरे नाल वे जुड़िए। रहना तो पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना स्वर। वंश को देखते ही तारा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसका मन हो रहा था वो अपने हाथों से वंश के बालों को सही करे। वो अपने हाथ को उसके बालों की तरफ ले जाती है। तभी तारा की नजर दीवार पर लगी वंश और राशि की फोटो पर जाती है तो वो घबरा कर वंश से दूर हो जाती है। तारा अपने मन में सोच रही थी, ये तो क्या कर रही है तारा? वंश सर ने तुझसे मजबूरी में शादी की है, क्यों तू खुद को झूठी उम्मीद दे रही है? इस जगह पर तुझे नहीं राशि मैम को होना चाहिए था। कल को राशि मैम वापस आ जाएगी तो तू क्या करेगी? तुझे लगता है क्या सर तुझमें से या राशि मैम में से तुझे चुनेंगे? क्या है तू राशि मैम के सामने? कुछ भी नहीं। ये खुशियां बस 2 पल की है। खुद को इनकी आदत नहीं डलवा। जब सपने टूटेंगे तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुझे ही होगी बस। तारा बेड से उठने लगती है तभी वंश भी उठ जाता है। वंश तारा से पूछता है, तारा आप ठीक हो ना?
तारा जवाब देती है, जी सर, मैं ठीक हूँ। तारा उसे बिना देखे जवाब देती है, क्योंकि उसकी आंखें भर आई थी वो बातें सोचते सोचते। वो जल्दी से अपने आंसू साफ करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी वंश उसकी आंखों में आंसू देखे। वंश उसको पूछता है, अब बेटर फील हो रहा है ना आपको? तारा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर जवाब देती है, जी सर। थोड़ी देर बाद तारा और वंश तैयार होकर नीचे जाते हैं। तारा ने जिन टॉप पहन रखा था, जो काल वंश ने उसके लिए खरीदे थे। अंश और यशोदा जी डाइनिंग टेबल पर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। तारा और वंश भी उनको ज्वाइन करते हैं। अंश तारा को कहता है, गुड मॉर्निंग मिस तारा। तारा अंश को जवाब देती है, गुड मॉर्निंग सर। यशोदा जी अंश को कहती है, ये मिस तारा क्या है, भाभी बोल। बड़े भाई की वाइफ को नाम लेकर कोई बुलाता है क्या? यशोदा जी फिर तारा को कहती है, और तुम भी तारा इसे अंश बोल सकती हो, ये देवर है तुम्हारा, रिश्ते में तुमसे छोटा है। अंश यशोदा जी से कहता है, रिश्ते में छोटा हुआ तो क्या हुआ मॉम, उम्र में तो बड़ा हूं मैं तारा भाभी से, वो भी पूरे 1 साल। अंश तारा को कहता है, भाभी आप डिसाइड करो आप मुझे क्या बुलाओगी। अच्छा है भाई की शादी राशि से नहीं हुई, वो तो मुझसे 2 साल बड़ी थी। उससे भाई की शादी होती तो मुझ पर रोब जमाती रहती पूरा दिन। सर पर चढ़ा रखा था भाई ने उसे, सर पर नाचती मेरे। वंश अंश को घूर कर देखने लगता है। उसके इस देखने पर अंश तारा को कहता है, भाभी देख लो आपके ये खड़ूस पति मुझे कैसे देख रहे हैं। पता नहीं वो राशि इनको क्यों इतनी पसंद थी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी वो। यशोदा जी वंश को कहती है, सही नहीं किया उससे, इस घर में दोबारा नहीं आनी चाहिए वो, ना ही तो उससे कभी मिलेगा जीवन में। वंश यशोदा जी से कहता है, मॉम प्लीज आप कब तक? यशोदा जी को पता था उनका बेटा अपनी दोस्त की ही तरफदारी करेगा, इसीलिए वो उसकी बात पूरी सुने बिना ही तारा से पूछती है, तारा तुम दोनों तैयार होके कहाँ जा रहे हो? अंश यशोदा जी को कहता है, मॉम ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या, डेट पर जा रहे हैं दोनों। शादी से पहले तो बस बिजनेस मीटिंग में गए थे दोनों, अब तो डेट पर ही जाएंगे ना। तारा के गले में खाना अटक जाता है, उसकी बातें सुनकर उसको खांसी आने लगती है। वंश जल्दी उसे पानी देता है। तारा पानी पी के यशोदा जी को बोलती है, ऑफिस जा रही है हम मॉम। यशोदा जी वंश को कहती है, 2 दिन हुए हैं शादी को और तुम दोनों ऑफिस जा रहे हो। वंश यशोदा जी को कहता है, शादी की वजह से बहुत सारा काम पेंडिंग था मॉम, जाना जरूरी है। अंश वंश को कहता है, बड़े बोरिंग हो भाई आप, डेट पर ले जाने की जगह अपनी वाइफ को ऑफिस ले जा रहे हो। अंश तारा को कहता है, भाभी मैं तो बोलता हूँ आप मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो, भाई की नौकरी छोड़ दो, घर में भी भाई देखेंगे ऑफिस में भी भाई देखेंगे, बोर हो जाएंगे आप अपने हैंडसम देवर के साथ रहो। वंश अंश को घूर कर देखते हुए कहता है, हो गया तेरा? अंश वंश को इग्नोर करते हुए तारा को कहता है, भाभी क्या आप पूरा दिन ऑफिस में काम करते हुए भाई की शक्ल ही देखना चाहती हो? तारा को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी अंश की बातें सुनकर, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे अंश को। यशोदा जी अंश को डांटते हुए कहता है, क्यों अपनी भाभी को परेशान कर रहे हैं? अंश यशोदा जी को कहता है, मॉम ये देवर भाभी के बीच की बात है, आप हमें थोड़ा स्पेस दो। इस वक्त मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, मुझे पता है भाई ने अपनी कंपनी में इतना नाम कैसे कमाया है, उसकी वजह कौन है, इतने अच्छे अच्छे एम्प्लॉय भाई की कंपनी में है, मैं कैसे आगे जाऊंगा इनसे कभी। अब मैंने सोच है भाभी को मैं अपने अंडर ले लूंगा। अंश फिर से तारा से पूछता है, भाभी क्या सोचा आपने, मंजूर है आपको मेरा प्रपोजल? तारा अंश को बोलती है, भाई मैंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उससे पहले मैं खुद जॉब नहीं छोड़ सकती, मेरे बॉस ही मुझे जॉब से निकाल सकते हैं। अंश तारा को कहता है, मैं तो भूल ही गया था, ऐसा भी होता है। वंश अंश को कहता है, काम पर ध्यान दे अपने, तब कुछ पता होगा ना तुझे। यशोदा जी अंश को कहती है, मैंने तुझे कहा था ना कल जल्दी घर आना, फिर भी तू शाम को घर आया था, क्या कर रहा था कल, ऑफिस भी नहीं गया था कल तू? अंश यशोदा जी को कहता है, मोम एक काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया था, तब पूरा दिन बर्बाद हो गया था मेरा। वंश अंश को कहता है, काली बिल्ली, रियली इन सब बातों में मानता है तू? अंश वंश को कहता है, कल से पहले तक नहीं मानता था भाई, अब मानने लगा हूँ भाई, वो लड़की काली बिल्ली से भी खतरनाक थी। वंश उसे पूछता है, कौन लड़की? अंश उसको बताता है, एक लड़की आ गई मेरे कार के सामने, पहले तो आंख बंद करके सड़क पर चल रही थी वो, फिर उल्टा मुझे कहने लगी कि मैं सही से कार नहीं चलता ही, पता नहीं कहां से वो काली बिल्ली स्प्रे पेंट लेकर आ गई और मेरी पूरी कार पर स्प्रे पेंट लगाकर भाग गई। मेरे फेवरेट कार थी वो, 2 महीने पहले ही ली थी मैंने, कार को नया डेसे करवाने के लिए ही मुझे पूरा दिन लग गया। वो लड़की मुझे मिल जाए ना एक तो उसको बताता हूँ अंश सूर्यवंशी कौन है। वंश उसकी कहता है, तूने ही कुछ किया होगा। अंश उसे कहता है, भाई मैंने कुछ भी नहीं किया था, सच में आपको अपने प्यारे से छोटे भाई पर यकीन नहीं है? वंश अंश को इग्नोर करते हुए तारा से पूछता है, चले ऑफिस? तारा हाँ में सर हिलाती है। अंश वंश से पूछता है, तो क्या भाभी अभी भी आपकी पीए है? वंश डाइनिंग टेबल से खड़े होते हुए जवाब देता है, हाँ।
तारा और वंश ऑफिस चले जाते हैं। अंश अपने ऑफिस चला जाता है। वो दोनों ऑफिस आ जाते हैं। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। पूरे ऑफिस में भी ये बात फैल गई थी कि तारा और वंश ने शादी कर ली है। वंश अपने केबिन में चला जाता है। तारा वंश के लिए कॉफी लेने के लिए चली जाती है। तभी वहां तारा के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड पूजा आती है। पूजा तारा को खुश होके कहती है, बधाई हो। तारा उसे कंफ्यूजन में पूछती है, किस लिए? पूजा उसके सर पर मरते हुए कहती है, इतनी जल्दी भूल गई, शादी हो गई ना तेरी, शादी के लिए बधाई दे रही हूं तुझे। तारा उसको मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू। पूजा उसे एक्साइटमेंट में कहती है, सब कुछ जानना है मुझे, एक एक बात। कब तुम दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई? कब बॉस ने तुझे प्रपोज किया? तूने कितने भाव खाए? अपने नानाजी को कैसे मनाया? शादी में क्या क्या किया? सब कुछ जानना है मुझे। तारा वेटर से वंश का कॉफी का कप हाथ में लेकर पूजा को कहती है, लंच ब्रेक में बात करेंगे, अभी सर को कॉफी देनी है, उन्हें कह रखा है, आते हो उन्हें उनकी डेस्क पर कॉफी चाहिए, गुस्सा नहीं हो जाए, घर से भी नाश्ता करके ही आए थे, सुबह से कॉफी नहीं पी उन्होंने। तारा वंश की कॉफी लेकर चली जाती है। वंश अपने केबिन में बैठा बैठा अपने फोन न्यूज पढ़ रहा था, जो उसकी और तारा की शादी से रिलेटेड थे। उसे ये पढ़कर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि न्यूज चैनल वाले उसकी और तारा की शादी को कैसे मिर्च मसाला लगाकर दिखा रहे हैं। कैसे तारा ने वंश को फंसाकर उससे शादी की है, उसके पैसों के लिए वो उसके साथ है, और भी बहुत कुछ। तारा वंश के केबिन में नोक करके अंदर आती है। वो वंश को कॉफी देती है। तारा फिर फाइलें देखने लगती है। तारा फाइल्स देखते देखते वंश को उसके पूरे दिन का शेड्यूल बताने लगती है। वो उसे कहती है, सर आज आपकी मिस्टर शर्मा के साथ मीटिंग है, उसके बाद आपसे मिलने और फाइलों में साइन करना है। वंश तारा को कॉफी पीते पीते कहता है, ठीक है, मैंने देख लिया है इन फाइल्स को, आप भी इनको चेक करके देखो, सही है ना? ये डील बहुत जरूरी है आने वाले सारे प्रोजेक्ट के लिए। तारा फाइल्स को हाथ में लेकर कहती है, ओके सर। तारा फाइल्स देखने लगती है। वंश कॉफी पीते पीते तारा को देख रहा था। जिसके सामने उसकी पुरानी तारा थी, वो सोच रहा था घर पर, क्योंकि वो इतना डरी डरी सी रहती है। 20 मिनट बाद तारा पूरी फाइल को बारीकी से पढ़कर वंश से कहती है, सर बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे लगता है ये डील आपको साइन नहीं करनी चाहिए। मैंने चेक की थी, इस कंपनी की मार्केट पोजीशन है, भरोसे के काबिल नहीं ये कंपनी है, इनके साथ डील करना सही नहीं है हमारी कंपनी के लिए। वंश उसे कहता है, अच्छा प्रॉफिट होगा हमारी कंपनी को अगर हमने डील साइन की, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तारा उसे कहती है, हमारी कंपनी ग्रीन एनर्जी बनती है, इस कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं वो सभी एनवायरनमेंट में खिलाफ है सर। आप अगर इनके साथ डील साइन करोगे तो आपका नाम भी खराब होगा। हर काम लाभ के लिए नहीं चाहिए, कभी कभी प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारी कंपनी तो मोटो ही नेचर को प्रोटेक्ट करना है। वंश को तारा की बात सही लगती है। वो उसे कहता है, ठीक है, इनको मेल करके बता दो ये डील नहीं होगी, और जितने भी न्यूज चैनल में हमारी शादी से रिलेटेड गलत खबरें आ रही हैं उनको आज ही बंद करवाओ। ये कैसे करना है आपको पता होगा। तारा वंश को कहती है, ओके सर। तारा वंश के केबिन के बाहर चली जाती है और अपनी डेस्क पर बैठ जाती है, जहां से वंश उसको साफ साफ देख सकता है। तारा अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी। वंश के केबिन की दीवार कुछ इस प्रकार की थी कि वो अपने केबिन से बाहर का सब कुछ देख सकता था, पर बाहर से कोई अंदर का नहीं देख सकता था। वंश ऐसे ही तारा को देख रहा था, तभी उसके केबिन में कोई बिना नोक की हुए आता है। उसे पता था वो इंसान कौन है, क्योंकि इतनी हिम्मत पूरी दुनिया में बस 3 लोग में ही थी कि वो वंश के केबिन में बिना परमिशन के आ जाते हैं। जिनमें से 2 तो राशि और अंश थे, और एक उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त विशाल था। विशाल उसके केबिन में आता है। वंश उसकी तरफ नहीं देखता। विशाल उसको कहता है, भाभी को ही देखता रहेगा या मुझसे भी बात करेगा? वंश उसकी तरफ देखता है, जो उसकी तरफ दांत दिखाकर मुस्कुरा रहा, तो वंश को उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी डेस्क पर एक पेपर वेट पड़ा था, वो उसको उसकी तरफ फेंक कर उसको कहता है, इतने दिन कहाँ था तू? विशाल उस पेपर वेट को कैच करते हुए कहता है, बेवकूफ इंसान, मुझे मारने के लिए बुलाया है क्या यहाँ? वंश उसे कहता है, तो क्या तेरी आरती उतारूं? पहले तू ये बता, फोन क्यों नहीं लग रहा तेरा? तुझसे मिलने के लिए भी अपार्टमेंट लेनी पड़ रही है मुझे। विशाल उसे कहता है, ब्लॉक कर दिया था तुझे। वंश उसे कहता है, ये सही है, गलती खुद करता है, गुस्सा फिर हम दोनों पर निकलते हैं। जब तुझसे प्यार निभाया ही नहीं जाता तो रिलेशनशिप में आया ही क्या तू? विशाल उसे कहता है, रिलेशनशिप की बात कौन कर रहा है? पहले तो मुझे बता, तू अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा था राशि के साथ? अगर तुझे भाभी पसंद थी तो पहले ही इनसे शादी कर लेता। राशि से शादी करने की क्या जरूरत थी तुझे? वंश उसे कहता है, बस कर अब, बहुत सुन ली तेरी बातें, सारी गलती तेरी है। विशाल उसे कहता है, ये सही है, शादी तुम दोनों कर रहे थे और गलत मैं हूं। वंश उसे कहता है, अब तो तारा से ही गई ना शादी। विशाल उसे खुश होके कहता है, तभी तो खुश हो तेरे लिए, और आ गया तुझसे मिलने, कांग्रेस। वंश अपनी कुर्सी से उठा है और उसको हक करता है।
फिर विशाल उसकी डेस्क पर बैठ जाता है और उसे पूछता है, एक बात बता, भाभी से कब हुआ तुझे प्यार? वंश उसे कहता है, मुझे भी नहीं पता। मुझे नहीं पता मुझे शादी वाले दिन क्या हुआ, मैंने बस बोल दिया मुझे उसकी शादी करनी है। विशाल उसे कहता है, तो तू नहीं करता भाभी से प्यार, फिर शादी क्यों की उनसे? वंश तारा की तरफ देखकर कहता है, करता हूँ प्यार, बहुत ज्यादा करता हूँ, पर वो नहीं करती मुझसे प्यार, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है मुझसे शादी करके, डरी डरी सी रहती है। विशाल उसे कहता है, तू उनका बॉस है ना? वंश उसे कहता है, बॉस के सामने तो नॉर्मल है, पति के सामने डरी हुई रहती है। विशाल उसे कहता है, तू डरा कर रखता होगा उनको, प्यार से बात किया कर उनसे। वंश उसे कहता है, तारा से ज्यादा प्यार से बात मैंने आज तक किसी से नहीं की, राशि तुझसे या अंश से भी नहीं, मुझे अपनी पहली वाली तारा वापसी चाहिए। विशाल डेस्क से उतरकर वंश के कंधे पर रख रख कर उसको कहता है, टाइम दे उन्हें, तुझे किस बात की जल्दी थी शादी करने की? पहले उनको खुद को जानने का टाइम देता, प्यार का इजहार करता, सीधे शादी कौन करता है? वंश कुछ भी नहीं बोलता। वो थोड़ी देर बाद विशाल को कहता है, राशि से बात हुई क्या तेरी? उसके घर पर क्या हो रहा है? विशाल उसकी कहता है, मुझे नहीं करनी उनसे बात। वंश उसे कहता है, वो बेचारी अकेली सब कुछ सफर कर रह गई है, हमें उसके साथ होना चाहिए। मेरी मॉम जो उसे बहू बनाने के सपने देख रही थी, वो अब उसकी शकल भी नहीं देखना चाह रही है, तो उसके मॉम डैड तो उसका क्या ही हाल कर रहे होंगे। विशाल उसको थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, उसकी तरफदारी करना बंद कर, कोई बेचारी नहीं है वो, किसी से नहीं डरती वो, सबको डरा कर रखती है वो। वंश उसे कहता है, वो भाग गई ना, कब तक नाराज रहेगा उससे? विशाल उसे कहता है, एक बार लड़ाई होने पर हाँ बोल दी थी उसने तुझसे शादी के लिए, ऐसा कौन करता है? वंश उसे कहता है, प्यार करती है तुझसे तभी भाग गई वो, अच्छा है भाग गई, नहीं तो आज वो तेरी भाभी होती है। विशाल उसको कहता है, उसको ही जल्दी थी तुझसे शादी करने की। वंश उसे कहता है, उसके मॉम डैड ने फोर्स किया था उसको शादी के लिए, मुझे पता था वो कभी मुझसे शादी नहीं करेगी, तभी मैंने किसी को शादी में नहीं बुलाया, किसी को पता ही नहीं है, मेरी शादी पहले राशि से होने वाली थी, पता नहीं मीडिया को किसने खबर दी थी। विशाल उसकी कहता है, उसने ही बताया होगा, नाचते हुए स्टेटस अपडेट किया होगा अपना, आज मेरी शादी है वंश सूर्यवंशी से। वंश उसको गुस्से में बोलता है, तू क्या उसको बोल रहा है? तूने कभी हाँ बोला उसको शादी के लिए? ना खुद अपने घर वालों को उसके बारे में बताता है, ना उसे बताने देता है किसी को। कितने दिन अपने मोम डैड को मनाकर वो शादी के लिए, तेरे लिए उसको सबकी बातें सुननी पड़ रही है, और तू 1 महीने से कहाँ गायब था, कितना रो रही थी वो तेरे लिए। वंश उसकी कॉलर पकड़कर उसको गुस्से में कहता है, मैं बोल रहा हूँ मेरी राशि का दिल तोड़ा ना तूने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तूने बस मेरी दोस्ती देखी देखी है, भूल जाऊंगा तू भी मेरा दोस्त था कभी। विशाल उसे कहता है, अच्छा ठीक है करूंगा उससे बात, और अपने मॉम डैड से भी करूंगा राशि के लिए, आज ही करूंगा, बहुत देर होकर दी मैंने, मेरी गलती की सजा तुम दोनों को मिल रही हो। वंश उसकी कॉलर छोड़ देता है और उसकी शर्ट ठीक करते हुए बोलता है, ये काम 1 महीने पहले नहीं कर सकता था तू? विशाल उसकी कहता है, ठीक है सॉरी, सारी मेरी गलती थी। वंश उसको कहता है, राशि को बोल, उसको चोट पहुंचाई है तूने सबसे ज्यादा। विशाल उसको कहता है, उससे भी मांग लूंगा माफी, सबसे मांग लूंगा, अभी तो जाता हूं मैं, तू भी आजा, लेट नहीं करना, नहीं तो मैं डील कैंसिल कर दूंगा। वंश उसको कहता है, आ रहा हूं मैं, तू जा। विशाल उसके केबिन से चला जाता है। थोड़ी देर में तारा वंश के केबिन में आती है। तारा वंश को कहती है, सर मीटिंग की सारी व्यवस्था हो गई है, सारे क्लिंट आ गए हैं, मिस्टर शर्मा आपका वेट कर रहे हैं। वंश चेयर से उठते हुए कहता है, चलिए। तारा उसे जी सर कर इसके पीछे पीछे चलने लगती है। फिर वंश और विशाल की मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद बाकी सभी लोग चले जाते हैं। मीटिंग रूम में सिर्फ वो तीनों ही बचे थे। तारा भी बाहर जाने लगती है। विशाल उसको रोकता है। विशाल तारा को कहता है, भाभी आप कहाँ जा रही हो? तारा विशाल को कहती है, मिस्टर शर्मा लंच ब्रेक का टाइम हो गया है। वंश तारा को कहता है, हमारे साथ लंच कर लो आप। तारा वंश को कहती है, सॉरी सर, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ ही खाना खाती हूं मैं हमेशा। तारा केबिन के बाहर चली जाती है। विशाल वंश से पूछता है, कौन दोस्त है भाभी की, उनको भी यही बुला ले। वंश उसे कहता है, मुझे नहीं पता। विशाल उसे हैरानी से कहता है, तुझे इतना भी नहीं पता, कैसा पति है तू? वंश उसे कहता है, मुझे कैसे पता होगा, सभी से तारा हंस हंस कर बात करती है, जैसे कि सालों पुरानी दोस्ती हो, बस मुझे छोड़कर। विशाल हंसते हुए बोलता है, तुझे भी ऐसी लड़की से प्यार होना था जो तुझे भाव भी नहीं देता। चल कैंटीन में चल, आज तो भाभी के साथ ही खाना खाएंगे हम दोनों। वंश उसे कहता है, उन्होंने कहा ना वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाएगी। विशाल उसका हाथ खींचते हुए कहता है, हम भी उनके दोस्त से दोस्ती कर लेंगे, अब चल। वंश और विशाल कैंटीन में जाते हैं। तारा अपनी दोस्त पूजा के साथ बैठकर खाना खा रही थी। वहां पर वंश और विशाल जाते हैं।
विशाल तारा से बोलता है, भाभी हम दोनों भी आप और आपकी फ्रेंड को ज्वाइन कर सकते हैं क्या? तारा कुछ भी नहीं बोलती और पूजा की तरफ देखने लगती है। पूजा मुस्कुराकर विशाल को कहती है, मिस्टर शर्मा, मुझे पूछने की क्या बात है? हाँ जरूर, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तभी एक कर्मचारी जिसका नाम ज्ञान था वो भी वही आ जाता है और तारा की पास वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। अब तारा के एक तरफ पूजा बैठी थी, दूसरी तरफ ज्ञान बैठा था। ज्ञान भी तारा का बहुत अच्छा दोस्त था। वो हमेशा तारा और पूजा के साथ ही खाना खाता था। ज्ञान तारा और पूजा को शिकायत करते हुए कहता है, इतनी कितनी भूख लगी थी तुम दोनों को? मेरे बिना ही तुम दोनों ने खाना खाना शुरू कर दिया, गलत बात है। विशाल और वंश भी बाकी बची चेयर पर बैठ जाते हैं। ज्ञान पूजा को इसरो में पूछता है, आज सर उनके पास क्यों बैठे हैं? पर पूजा उसे 1 मिनट चुप रहने के लिए इशारा कर देती है। वंश प्यून से अपने लिए और विशाल के लिए खाना मांगता है। फिर वो दोनों भी खाना खाने लगते हैं। तारा नीची नजरें करके खाना खा रही थी क्योंकि वंश उसके बिल्कुल सामने ही बैठा था। पूजा तारा को कहती है, मैंने तुझे सुबह कुछ बताने के लिए कहा था, तूने कहा था लंच ब्रेक में बताएगी। लंच ब्रेक हो गया, अब बता सारी बात डिटेल से, सब कुछ कैसे हुआ? तारा उसे कहती है, फिर कभी। ज्ञान को खाना खाते हुए कोई बात याद आती है। वो वंश को कहता है, मैं तो भूल ही गया था, मुझे पता चला सर आपने शादी कर ली है, बधाई हो सर। वंश उसे थैंक यू बोलता है। पूजा भी वंश को कहती है, बधाई हो सर। वंश उसे भी थैंक यू बोलता है। पूजा तारा को कहती है, तुझे तो सुबह ही बोल दिया था मैंने आते ही। ज्ञान पूजा को कहता है, वैसे पूजा, ये तारा ने सही नहीं किया, हम दोनों के बिना ही शादी कर ली। मैं अगला ब्रांच से हूं तो इसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुझे अपनी शादी में बुलाया था क्या इसने? ऑफिस के सारे लड़कों का दिल तोड़ दिया इसने। हमें बोलती थी कोई नहीं है जिंदगी में, रिलेशनशिप में नहीं आना। नाना जी बहुत स्ट्रिक्ट है मेरे। 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर गई हुई हूँ, अब अचानक से शादी करके आ गई। ज्ञान तारा से पूछता है, वैसे है कौन वो पागल इंसान जिसने तुझसे शादी की है? विशाल को हंसी आने लगती है ज्ञान की बातों को सुनकर। वंश उसको घूर के देखता है, पर विशाल को एक उसके ऐसे देखने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पूजा और तारा को डर लग रहा था वंश का ज्ञान के लिए। विशाल अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है एक पागल इंसान जिसकी शादी बहुत जल्दी थी। ज्ञान तारा के कहता है, यही तो जानना है तारा, किससे की है तूने शादी? 1 हफ्ते के लिए इसीलिए गायब थी क्या तू? जबरदस्त शादी करवा रही है क्या तेरे नाना जी ने तेरी? खुश नहीं है क्या तू इस शादी से? मुझे बता तू, अगर जबरदस्ती शादी हुई है तो तेरी, मेरे ताऊजी एक बहुत बड़े वकील है, वो तेरा तलाक करवा देंगे। पूजा ज्ञान को चुप रहने का इशारा करती है, वंश की तरफ इशारा करके। तारा भी ज्ञान को कुछ भी नहीं बोलती, वो बस वंश की तरफ देखने लगती है। पूजा के इशारे और तारा के वंश की तरफ देखने की वजह से ज्ञान का ध्यान वंश की तरफ जाता है। ज्ञान तारा को कहता है, सर की तरफ क्या देख रही है? लंच ब्रेक है, कर सकते हैं बात। सर भी तो अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं, हम भी तो बात कर सकते हैं। तारा आज तो इतनी चुप चुप क्यों है? ऐसे तो तेरा मुंह कभी बंद नहीं होता, आज क्या हो गया? शादी के बाद इंसान का बात करने का मन नहीं करता क्या? विशाल ज्ञान को कहता है, लग तो यही रह रहा है, ये दोनों नवविवाहित जोड़े कितने चुप चुप हैं। विशाल तारा और वंश को साथ में बोलता है, मैं तो बोलता हूं आप दोनों आपस में ही बात कर लो, अगर आप दोनों के हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से कोई तकलीफ ना हो तो। ज्ञान वंश को कहता है, वैसे सर आज आप बाहर खाना कैसे खा रहे हैं? आप तो हमेशा अपने केबिन में ही खाना खाते हैं ना? विशाल ज्ञान को कहता है, क्योंकि तुम्हारे सर को मेरी भाभी के साथ खाना खाना था। नई नई शादी हुई है ना इसकी, इसलिए इसका अकेला खाना खाने का मन नहीं हो रहा था, तो यहाँ आ गए हम दोनों उनके पास, उनके और उनके दोस्तों को कंपनी देने। ज्ञान विशाल से पूछता है, मैम भी आज ऑफिस आए हैं? विशाल ज्ञान को अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, आए हैं ना, यही कैंटीन में है। ज्ञान विशाल से पूछता है, तो सर उनके साथ क्यों नहीं खाना खा रहे, हमारे साथ क्यों बैठे हैं? पूजा ज्ञान को कहती है, सर तो सही जगह पर बैठने आए थे, पर उनकी वाइफ के पास तो तू बैठ गया है, सर कैसे बैठे गए? ज्ञान पूजा को कहता है, मैं तो तारा के पास बैठा हूं। विशाल ज्ञान को कहता है, एक्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा, काफी समझदार हो, देखना जल्दी प्रमोशन होगा तुम्हारा, मैं सिफारिश करूंगा तुम्हारी वंश से। ज्ञान विशाल की बात सुनकर पूजा की तरफ देखता है, वो हाँ में सर हिलाती है। ज्ञान का ध्यान तारा के गले में पहने हुई और टीके डायमंड पेंडेंट पर जाता है। ज्ञान तारा को हैरानी से जोर से बोलता है, तूने सर से शादी की है? सर वो पागल लकी इंसान है, ये कैसा हो गया? ज्ञान के इतना जोर से बोलने से अभी एम्प्लॉय की नजर उन्हीं पर चली जाती है। तारा अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहती है, मैंने खाना खा लिया है, आप सब जारी रखें। तारा वहां से चली जाती है, वंश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ज्ञान पूजा से पूछता है, तारा और सर की सच में शादी हो गई है? पूजा सच सच बता। पूजा उसे कहती है, एक काम कर, गूगल कर ले, पता चल जाएगा। गूगल करने से पहले मुझे ये बता, तेरा नाम ज्ञान ही है ना?
सबसे पहले तो तू मुझे उस इंसान का नाम बता जिसने तेरा ये नाम रखा है। तेरे ताऊजी से कहकर उस इंसान पर केस करवाती हूँ। कितने इशारे किए मैंने तुझे चुप रहने के लिए, बोलो ही जा रहा है, बोले जा रहा है। दो दो इतने बड़े इंसान बैठे हैं तेरे सामने, ये नहीं 2 मिनट चुप हो जाए, बोले जा रहा है। राजधानी एक्सप्रेस कहीं का। विशाल पूजा को कहता है, पूजा जी, आप अपने दोस्त को अपनी मैम की शादी की तस्वीरें दिखाओ, मैं भी जाता हूँ अब अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए, मुझे भी अब शादी कर ही लेनी चाहिए। विशाल भी चला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।